रिटर्न फॉर रॉ मिशन। चैप्टर 36। आजाद और तेज। कश्मीर में अपने सोर्सेज के जरिए गाजा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि निकिता ने शिवानी और शौर्य को कश्मीर के एक हिस्से में भेज दिया और खुद जिया के साथ कश्मीर के दूसरे हिस्से में थी। निकिता जिया के साथ कुलगाम आई थी, जो कि भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर का एक कस्बा था और साथ ही जिले का मुख्यालय भी। जबकि तेज और आजाद सीआरपीएफ से मदद ले रहे थे। आजाद और तेज दोनों ही सीआरपीएफ में अपनी अच्छी खासी पहचान रखते थे, इसलिए यहाँ सीआरपीएफ की मदद लेना ही उन्होंने ठीक समझा। शौर्य और शिवानी कुपवाड़ा आए हुए थे। वो दोनों यहाँ की सामान्य पारंपरिक पोशाक में ही थे। शौर्य और शिवानी लोगों के बीच में उनसे बातचीत कर वहाँ के हालात जान रहे थे कि पिछले दिनों कुछ अजीब कुछ अलग हुआ हो। पर गोलीबारी आतंकी हमले तो उनके लिए रोज का था। वो ऐसे ही डर के माहौल में रहते थे। सबने नाने सर हिला दिया। निकिता और जिया कुलगाम के बाजारों में घूम रहे थे। जिया, हमें आगे क्या करना चाहिए? कब तक ऐसे ही बाजारों में घूमते रहेंगे? निकिता ने अपना लैपटॉप निकाला और वही चाय की टपरी पर बैठ गई। जिया ने 2 चाय ऑर्डर किए। निकिता ने कुछ टाइप किया। उस ट्रांसमीटर की लोकेशन यही कहीं की बता रही है। तभी चाय वाला चाय ले आया। जिया ने आराम से चाय ली और एक कप निकिता की तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर आराम से बैठ जा यार, ये ले कश्मीरी चाय। निकिता ने चाय की तरफ देखा। ये चाय है, गुलाबी चाय थोड़ी होती है। चाय वाला बोला, मेम साहब ये कश्मीरी चाय है, ये सेहतमंद होती है, यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। आप टूरिस्ट हैं ना? निकिता ने हमें सर हिला दिया। मैं जानता था, यहाँ हर एक टूरिस्ट जिसने कश्मीरी चाय नहीं पिया होती वो ऐसे ही सवाल करता है। निकिता ने कश्मीरी चाय की एक सिप ली और दूसरे ही पल बाहर उड़ेल दी। जिया ने उसे हैरानी से देखा। क्या हुआ? निकिता खांसने लगी। मुझे बादाम से एलर्जी है और केसर मुझे पसंद नहीं, और इसमें बादाम और केसर दोनों ही है। जिया, ओह नो, चलो वापस होटल चलते हैं। निकिता ने लैपटॉप की तरफ देखा। उसमें से बीप की आवाज आ रही थी। बस आस पास ही है वो ट्रांसमीटर, इतने नजदीक पहुंच वापस चले जाए नहीं यार। अब तक तो आजाद और तेज हमसे कितने आगे होंगे। उस चाय वाले ने कहा, आप पहली है जिन्हें हमारी कश्मीरी चाय पसंद नहीं आई। नहीं तो जो आता है सिर्फ तारीफ ही करता है। निकिता ने चाय वाले की तरफ देखा और खांसते हुए कहा, आपकी चाय अच्छी है, मुझे बादाम से एलर्जी है, थोड़ा पानी मिल सकता है? चाय वाला पानी ले आया। निकिता ने पानी पिया। बस कुछ पल के लिए आराम मिला, पर फिर अगले पल उसे लगातार खांसी आने लगी। जिया, अब चलो। निकिता को अब उसके साथ जाना ही पड़ा, पर लैपटॉप की बीप से उसे इस बात का अंदाजा हो ही चुका था कि गाजा वही कहीं होगा, जबकि गाजा ने अपना कपड़ा जिसने ट्रांसमीटर छुपाया हुआ था वहां उतर चुका था। निकिता को कहाँ पता था? अब पता नहीं गाजा कहाँ होगा। निकिता और आजाद के प्लेन के अनुसार सीआरपीएफ की टीम पूरे कश्मीर में फैल चुकी थी, जिससे अगर कहीं भी कुछ अजीब लगेगा तो सबसे पहले तेज और आजाद को ही बताया जाएगा। शिवानी और शौर्य पूरे दिन भर चलने से थक गए थे। शिवानी, यार कुछ पता नहीं चला। शौर्य, अब क्या करे? तभी उन्हें सामने एक बंदा दिखाई दिया जो सबको पानी पिला रहा था। शिवानी, पहले पानी पी, थोड़ा आराम कर लेते हैं। शौर्य और शिवानी उस तरफ बढ़े। शौर्य, पानी पिलाना। वो बड़ा पीछे मुड़ा। उसने जैसे ही शौर्य और शिवानी को देखा हैरान रह गया। शिवानी, क्या हुआ? पानी पिलाइए। उस बंदे ने ठंडे पानी की एक बोतल उनके सामने रख दी। दोनों ने पानी पिया। शिवानी, तुम्हारा नाम क्या है? वो बंदा मुस्कुराया, सरफराज। शौर्य, तूने पानी पिला, हमारी जान बचा ली। सरफराज मुस्कुराया, जान लेने वाला क्या जान बचाएगा? शिवानी, मतलब? सरफराज ने शॉल को अपने चारों तरफ लपेटा। मतलब हम गायक है मोहतरमा, अपनी गायकी से सबकी जान लेने की ताकत रखते हैं। इतना कह वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। सरफराज ने शौर्य और शिवानी को खुद पर शक भी नहीं होने दिया। उसने सरफराज का चेहरा लगाया हुआ था। यही गाजा की खासियत थी कि वो जिसकी पहचान लेता खुद को पूरी तरह वैसा ही बना लेता। गाजा वहां से सीधा सरफराज के होटल गया, जिसमें सरफराज रुका हुआ था, जबकि सीआरपीएफ उसे बाहर ढूंढ रही थी। निकिता ने होटल पहुंचते ही दवाई ली, जिससे उसे नींद आ गई। जिया ने जब शौर्य और शिवानी को फोन कर निकिता की तबीयत के बारे में बताया तो वो भी तुरंत होटल आ गए। एक दिन ऐसे ही बीत गया। अब आखिरी दिन था। दोनों तरफ की टीम गाजा को ढूंढने की जी जान की कोशिश में लगी हुई थी। निकिता ने शौर्य और शिवानी को उस कुर्ते के बारे में बताया। आज वो चारों ही कुलगाम के उसी चाय की टपरी के चारों तरफ घूम रहे थे। अचानक लैपटॉप से बीप की आवाज आनी बंद हो गई। जिया ने निकिता को सामने की तरफ इशारा किया। वहां पत्थरों के बीच मिट्टी से सना कुर्ता पड़ा हुआ था। निकिता ने एक हाथ से उस कुर्ते से वो ट्रांसमीटर निकाल लिया। निकिता और उसकी टीम एक बार फिर उदास हो गई। जिया, अब हम गाजा तक कैसे पहुंचेंगे? निकिता को तो इस बात का ज्यादा डर लग रहा था कि अगर आजाद गाजा तक पहुंचा तो वो पक्का निकिता को टीम से निकाल देगा। अब ये उसके लिए जीने मरने का सवाल हो गया था। यही सोचकर निकिता की आंखों में आंसू आ गए। तीनों ने निकिता के कंधे पर हाथ रखा। मिल जाएगा निकिता,
निकिता, गाजा हमारे लिए यहाँ इंतजार नहीं करेगा। अगर वो इंडिया से बाहर निकल गया तो हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यही हाल कुछ आजाद और तेज का भी था। उन्हें अब तक गाजा के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। तेज, अगर ऐसे ही चलता रहा तो गाजा यहाँ से भाग जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे लीडर। आजाद काफी परेशान था। पिछली बार मुझे उस तक पहुंचने में 5 साल लग गए थे, इस बार पता नहीं कितना समय लगे। तेज, अगर वो कल की आई लड़की हमसे पहले गाजा तक पहुंच गई तो हम सीनियर्स किसी को कटी हुई नाक दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बात इज्जत की है मेजर। आजाद, ऐसा हो सकता है मेजर, मुझे तो पूरा विश्वास है वो ही हमसे पहले पहुंचेगी और इस मिशन को लीड करेगी। उसके बचकाने ऑर्डर्स, जिसके बारे में सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। तेज ने हमें सर हिलाया और हमें उसकी हर बात सुननी पड़ेगी, चाहे वो हमें पेड़ से उल्टा लटकने को भी कहे तो भी हमें सुनना होगा। निकिता की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शौर्य ने उसे पानी की बोतल दी। ये वही बोतल थी जो कल सरफराज ने दी थी। निकिता ने अपने आंसू साफ कर पानी पिया। उसे वो पानी की बोतल काफी यूनिक लगी, क्योंकि उस बोतल पर हर जगह छेद दिखाई दे रहे थे, पर कहीं से भी पानी नहीं गिर रहा था। निकिता ने उन छेद को क्लियरली देखा और फिर पानी की बोतल को हिलाने लगी, जिससे उसका कवर नीचे गिर गया। असल में वो छेद सिर्फ कवर पर थे, जो दूर से देखने से ऐसा लगता था जैसे बोतल में छेद है। निकिता ने वो कवर उठाया। उस कवर के अंदर कुछ लिखा हुआ था। प्लास्टिक का कवर था, इसलिए उसे मोड़ना पड़ा। सबने ध्यान से उन शब्दों पर गौर किया। अफगानिस्तान काबुल मिलते हैं। सोचा मोहम्मद के मरने से पहले अंतिम दर्शन करवा दूं तुम्हें। सामने लाल रंग से खतरे का निशान बना हुआ था। निकिता खुशी के मारे चिल्ला उठी, अब टीम हमारी है, लीड में हूं तो मुझे कोई टीम से नहीं निकाल सकता। गाजा अब तक अफगानिस्तान के लिए निकल चुका था। रात होने वाली थी तो टीम वापस होटल लौट आई। शौर्य, शिवानी और जिया तीनों ही काफी एक्साइटेड थे। निकिता ने उसी समय आजाद को फोन नहीं किया। वो उसे और तेज आज के दिन परेशान रखना चाहती थी। आखिर उन दोनों ने निकिता को बहुत परेशान किया था। आप सब तैयार हैं ना निकिता के नए सफर में उसका साथ देने के लिए? तो तैयार हो जाइए। आशा करती हूँ एक्शन और रोमांच से भरपूर इस सफर से आप सब बोर नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, इस बार आजाद को निकिता की हर बात सुननी ही नहीं, माननी भी पड़ेगी। हमारा नया साथी तेज, अब इनके कारनामे भी देखने को मिलेंगे। जो चीजें पहले ना हो पाई थी वो अब होगी। इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा ही होगा। ज्यादा खतरा, ज्यादा एक्शन प्लस कॉमेडी प्लस देशभक्ति जो आपको रुला ना दे तो अपना नाम बदल लेना। वैसे भी आजकल रोता कौन है, हम अपने नाम के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अब मिशन काबुल के लिए तैयार हो जाइए। चैप्टर 37। अगले दिन निकिता ने आजाद को कॉल किया और होटल आने के लिए कहा। पहली बार तो आजाद ने मना कर दिया, फिर जब निकिता ने ये कहा कि उसने गाजा को ढूंढ लिया है तो कुछ पल के लिए आजाद अपनी सोचने समझने शक्ति ही खो बैठा। उसने तुरंत कॉल कट किया, तेज के साथ होटल पहुंचा। तेज और आजाद जब निकिता के होटल रूम में पहुंचे तो दोनों ही निकिता को देख गुस्सा हो गए। असल में निकिता बिल्कुल किसी बॉस की तरह चेयर पर एक के ऊपर एक पैर रखे बैठी थी और उसके पीछे जिया, शिवानी और शौर्य हाथ बांधे मुस्कुरा रहे थे। आजाद, गाजा कहाँ है? निकिता अपने हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई। मैं चैलेंज जीत गई आजाद, अब मैं फैसला करूंगी कि तुम दोनों को अपनी टीम में रखना है या नहीं। तेज और आजाद ने एक दूसरे की तरफ देखा। तेज, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऊपर तक तुम्हारी शिकायत करूंगा। आजाद, तुम ऐसा नहीं कर सकती, चुपचाप बताओ गाजा कहाँ है। निकिता ने एक टेढ़ी मुस्कान दी। गाजा ने हमें बता दिया है कि मोहम्मद कहाँ है, पर इतनी आसानी से तुम दोनों को नहीं बताऊंगी। आजाद ने जिया, शौर्य और शिवानी की तरफ देखा। तुम तीनों तो बता सकते हो ना, तुम भी तो निकिता के साथ थे। तेज, हाँ जिया, शिवानी, मुझे तो बता ही सकती हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तीनों ने एक साथ कहा, आप दोनों हमारी टीम में नहीं हो। हम तीनों आप दोनों की कोई बात नहीं सुनने वाले। तेज ने आजाद को घूरा। टीम के साथ बनाकर रखो, देख लिया ना। आजाद ने उन तीनों को घूरा और फिर निकिता के सामने हार मानते हुए कहा, क्या चाहती हो अब तुम? माफी मांगे तुमसे? हम भी तुम्हारे साथ इसी टीम में रहना चाहते हैं। तेज, क्या दिन आ गए हैं, एक जूनियर कुछ महीने पहले आई लड़की से टीम में रहने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। तेज ने खुद से कहा। निकिता ने अपना हाथ दिखा दिया। बस बस, मैं आप दोनों की तरह पत्थर दिल नहीं हो। अब मैं लीड कर रही हूँ मिशन। आजाद ने हाथ जोड़ लिए। अब जीत गई तो बता भी दो, गाजा कहाँ है? निकिता, अफगानिस्तान। तेज और आजाद एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या? तेज, पर तुमने तो कहा था तुमने गाजा को ढूंढ लिया है। निकिता, हाँ, मैंने ये थोड़ी कहा था गाजा मेरे पास है, आओ मिल लो। गाजा वही है जहां मोहम्मद है, अफगानिस्तान। आजाद, शर्त ये थी कि जो गाजा को ढूंढेगा वो लीड करेगा, पर तुम तो गाजा तक पहुंची ही नहीं। निकिता ने आजाद और तेज को गुस्से से देखा। अब मैं नहीं बताऊंगी कि गाजा अफगानिस्तान में कहाँ है। चक्कर काटते रहना पूरे अफगानिस्तान में, ना मोहम्मद तक पहुंचोगे और ना ही गाजा तक।
तेज कुछ बोलता इससे पहले आजाद ने हाथ रोक लिया। आजाद, तुम चैलेंज जीत चुकी हो। हम तुम्हारी हर बात मान रहे हैं। ये बताओ अब प्लान क्या है आगे का? आजाद ने समझदारी से काम लेते हुए कहा। निकिता खुश हो गई। शौर्य अफगानिस्तान की टिकट ले आया। तेज, तुमने पहले ही खरीद ली थी। निकिता, हाँ, मैं किसी काम में देर नहीं करती। तेज और आजाद ने एक लंबी सांस छोड़ी और हाँ में सर हिला दिया। अब बेचारे कर भी क्या सकते थे। सारी कमान निकिता के हाथ में जो थी, अब वो दोनों चाहे ना चाहे निकिता की हर बात सुननी ही पड़ेगी। आजाद, हमें 1-2 दिन का समय लगेगा। हमें एक नई पहचान चाहिए होगी। हम इसी पहचान के साथ अफगानिस्तान नहीं जा सकते। ये सुन निकिता ने अपना सर पकड़ लिया। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। निकिता ने बिना सोचे समझे वो टिकट फाड़ दी। तेज ने अपना सर पीट लिया। ऐसी लीडर, इससे अच्छा तो कैप्टन नरेन था। तेज ने आजाद की तरफ देखा। अब मैं आपको लीडर नहीं बुला सकता, अब आप मेरे लिए कैप्टन नरेन है। आजाद और तेज इस समय लो एनर्जी फील कर रहे थे। इतनी मेहनत के बाद भी उनके हाथ खाली ही थे। दूसरी तरफ निकिता कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। कहीं ये ओवर एक्साइटमेंट कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। आजाद, तुम्हारा चेहरा भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तुम बिल्कुल इनायत की तरह दिखती हो। ये सुन निकिता परेशान हो गई। इस चेहरे को छुपाना होगा। तेज, देखा कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम तुम्हें इस मिशन में साथ नहीं रख रहे थे। शौर्य, सर कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मेरी मॉम एक ब्यूटिशियन थी तो मुझे आता है। मैं एक पल में निकिता का ऐसा मेकओवर करूंगा कि निकिता को कोई पहचान नहीं पाएगा। शिवानी और जिया ने शौर्य की तरफ देखा। सच में? हमारा भी मेकओवर कर दोगे प्लीज? शौर्य ने तेज की तरफ देखा। जैसा बताना चाहता, आपके नाक के नीचे से आपकी बंदियां चुरा रहा हो। तेज ने अपना मुंह फेर लिया। सबने अपने नकली पासपोर्ट बनवा लिए जिसने उन्होंने अपना नाम बदल रखा था। तेज ने अजहर अली का नाम लिया था। इस नाम के अनुसार अजहर एक राइटर है जो अफगानिस्तान में निकाह कर रहा है अपनी बेगम अता खान यानी शिवानी से। शौर्य अजीम अली यानी शौर्य अजहर के भाई जो कि निकाह में शिरकत करेंगे। जिया इशरत खान यानी अता की बहन बनकर अफगानिस्तान जा रही है। अजान अली यानी हमारे कैप्टन नरेन उर्फ आजाद उर्फ इमरान। कितने नाम है यार एक बंदे के। अजहर और अजीम के पिता हमारी लीडर साहिबा निकिता शिवानी यानी अता खान की अम्मी अकीरा खान बनी है। असल में उन्हें ये रोल जानबूझकर दिया गया है ताकि उनका चेहरा छुपाया जा सके। शौर्य ने उसके चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां ला दी है। मेकअप के जरिए एक बुढ़ी औरत को देख किसी को भी इनायत याद नहीं आने वाली। सबसे बड़ी बात थी कि सब एक परिवार बनकर जा रहे थे। चीफ को इस बात का पता चला तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, पर ऐसे जाने से किसी को शक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने भी पूरा साथ दिया। 3 दिन बाद सब अच्छे से ड्रेसअप हो एयरपोर्ट पहुंचे। अता और अजहर तो शादी से पहले ही दूल्हे दुल्हन की तरह सजे हुए थे। एयरपोर्ट पर सब लोग उस परिवार की तरफ देख रहे थे। अजहर और अजान ने बोर्डिंग पास लिया और फ्लाइट में बैठ गए। अकीरा ने अता के सर पर हाथ रखा। मेरी औलाद अफगानिस्तान में निकाह करेगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अता मुस्कुरा दी। उनके पास बैठी औरतें उनकी बातें सुन रही थी। उनमें से एक औरत ने अकीरा की तरफ देखा। आपकी बेटी की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। अकीरा, जी। अचानक वो औरत खुशी से उछल पड़ी। अकीरा, निकिता को ये अजीब लगा। उस औरत के पास बैठी औरत ने उस औरत से हाथ मिलाया। वाह जमीला, मैंने कहा था ना कोई मिल ही जाएगा हमें। जमीला, हाँ महबूबा। आपा। जमीला ने अकीरा की तरफ देखा जो जमीला से थोड़ा दूर खिसक गई थी। वो क्या है बहन, हमारी आपा की भी डेस्टिनेशन वेडिंग है। अता और अकीरा ने महबूबा की तरफ देखा। यही कोई 45 की एज, रंगीन फूलों वाले कपड़े, बालों में लाल गुलाब। अकीरा, आपने अब तक निकाह नहीं किया? महबूबा, किया था ना 5 बार, पर हमारे सब शौहर हमसे तंग आकर भाग गए। ये हमारा छठा निकाह है। अता, आप ऐसा भी क्या करती है? महबूबा, मैं कहाँ कुछ करती हूँ, बस उन्हें मेरी तरह रोज अच्छा दिखे, बस यही तो चाहती हूँ। इसमें कभी कभार लाठी डंडों से पिटाई कर देती हूँ, बस ज्यादा नहीं। जमीला, बहुत समझदार है हमारी आपा। इनके बाद हमारा निकाह होगा। हम भी लड़का ढूंढ रहे हैं अपने लिए। हम आपकी बेटी के निकाह में शिरकत करें, हमें भी कोई ना कोई मिल जाएगा। अता और अकीरा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकीरा, निकिता को सबसे ज्यादा टेंशन अजहर, तेज और अजान आजाद की ही हो रही थी, क्योंकि उनसे कुछ दूरी पर बैठे आराम से सो रहे थे। अकीरा बस मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट को जमीला ने हाँ समझ लिया। ठीक है, हम दोनों आपके साथ चलेंगे। निकिता और शिवानी अब एक दूसरे की तरफ देखने लगी। शिवानी मुस्कुराई। आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, जब शादी होगी हम खुद ही बुला लेंगे। दोनों मान गई। निकिता और ऐश एक शिवानी ने चैन की सांस ली। कुछ घंटों बाद वो सब काबुल पहुंचे। गाजा तो सरफराज के चेहरे के साथ यहाँ कॉन्सर्ट कर रहा था। वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। मोहम्मद पिछले कुछ दिनों से भारत में अपने आतंकवादी साथियों के मारे जाने से बहुत दुखी था।
धीरे धीरे इंडिया पर से उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही थी, पर विनय की डेथ के बाद अब उसे शांत रहना था। अफगानिस्तान में मोहम्मद को किसी से छुपने की जरूरत नहीं थी। यहाँ का बच्चा बच्चा उसके नाम से खौफ खाता था। यहाँ उसका पूरा साम्राज्य खड़ा हो चुका था, इसलिए गाजा पूरा वक्त ले रहा था, नहीं तो अब तक वो मोहम्मद को मार अपना बदला ले चुका होता। जबकि मोहम्मद पूरे काबुल पर अपना कब्जा जमाए हुए था। वो यहाँ हर दिन किसी लड़की को उठा लेते थे, बच्चों को कैद कर लेते थे, ताकि उन्हें जिहादी बना जिहादियों की संख्या बढ़ाई जा सके। जो उनके खिलाफ जाता वो उन्हें बंदी बना लेते और 7 दिन टॉर्चर करने के बाद अंत में उसे बेरहमी से मार दिया जाता। इसलिए यहाँ के लोग मोहम्मद से बहुत डरते हैं, जिसका वो पूरा फायदा उठाता था। उसके साथ 3-4 आतंकवादी हमेशा रहते थे, जो उसी की ही तरह बेरहम थे, सिर्फ एक मशीन जो मोहम्मद के इशारों पर चलती है। मोहम्मद गाजा से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या निकिता और उसकी टीम उसे जिंदा पकड़ पाएगी? क्योंकि गाजा उसे मारे बिना जाएगा नहीं। कल आप सब मोहम्मद से मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कल का पार्ट सबसे यादगार पार्ट में से एक होगा। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। चैप्टर 38। अकीरा निकिता ने काबुल का सबसे अच्छा मैरिज हॉल बुक करवाया और उसके पास के बंगले में अपने और अता, इशरत, अजान, अजीम और अजहर के रहने का इंतजाम किया। अब निकिता लीडर थी तो सब उसे ही करना था। निकिता जब तक आपने रूम में नहीं आई उसने अकीरा के जैसे ही रिएक्ट किया और कमरे में आते ही बेड पर लेट गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। जबकि आजाद अब बिना किसी टेंशन के अपनी सारी परेशानी निकिता के सर पर डाल आराम कर रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद निकिता फिर से अकीरा बन इशरत, जिया के साथ बाजार में निकल आई। इशरत, अम्मी हम यहाँ क्यों आए हैं? अकीरा, मुझे अम्मी बोलना बंद कर। इशरत, अम्मी। इशरत मुस्कुरा दी। अकीरा, निकिता ने अपना मुंह बना लिया। जिया और निकिता काबुल के बाजार पहुंचे। वहां काफी लोग थे। बाजार में काफी भीड़ लगी हुई थी। जिया की नजर एक मफलर पर पड़ी, जो उसे काफी पसंद आया। वो उसे लेने आगे बढ़ी कि अचानक गोलियों की आवाज चलने लगी। बाजार बंद होने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे। निकिता ने जिया को पीछे खींचा, वो दोनों वहीं कहीं छुप गए। पीछे से एक जीप आई, जिसमें पठानी कुर्ता पहने, हाथ में बंदूक और चेहरे पर खतरनाक हंसी के साथ कुछ आतंकवादी बाजार से गुजरे। सब इधर उधर छुप गए थे। तभी वो जीप रुकी। उसमें से एक आतंकवादी नीचे उतरा। उसने फारसी में कुछ शब्द बोले। उसी के साथ उसने एक लड़की, जो कि लगभग 15 की रही होगी, वह इन सब से डर वहीं छुपी हुई थी, उस आतंकवादी ने उसे उठाकर जीप में डाल दिया। सब पीछे ही खड़े थे। वो लड़की रो रही थी। निकिता ने ये देखा तो वो आगे बढ़ने लगी। उसे आगे जाते देख जिया ने उसे रोक लिया। निकिता ने जिया को घूरा, मैं लीडर हूँ और मेरा फैसला है कि मैं इस लड़की को बचाऊंगी। वो आतंकवादी आगे बढ़ गए। निकिता ने एक साइकिल ली और उनके पीछे तेजी से चलाने लगी। सभी एक बुजुर्ग को इतने जोश में साइकिल चलाते देख हैरान थे। जिसकी वो साइकिल थी वो तो बस अकीरा निकिता को साइकिल चलाते देख हैरान था। वो भूल ही गया कि जो साइकिल निकिता अकीरा चला रही है वो उसी की है। जब उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि वो बुजुर्ग औरत उसकी साइकिल लेकर भाग चुकी है, वो उसके पीछे भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निकिता अकीरा कब की बहुत दूर निकल चुकी थी। जीप एक जगह आकर रुकी। वहाँ काफी घर थे जो जल चुके थे। शायद बहुत हमले हुए थे वहाँ जो भी लोग रहते थे या तो वो मारे गए थे या फिर वहां से भाग चुके थे। वहां की मिट्टी तक काली हो चुकी थी। चारों तरफ बारूद की बदबू आ रही थी। सामने से 2 आतंकवादियों ने गेट खोला। जीप अंदर जाने लगी। उससे पहले ही निकिता ने साइकिल पर लगी कील निकाली और सीधा आगे जीप के टायर पर दे मारी। एक जोर की आवाज के साथ टायर फट गया। सब आतंकवादी नीचे उतर आए। तभी निकिता पीछे से छुपकर उस जीप के पास गई। उसने उस लड़की को इशारा किया। वो इतना डर गई थी कि नीचे उतरने को तैयार ही नहीं थी। उसे लग रहा था कि निकिता भी उन सब में एक है। तभी एक आतंकवादी ने निकिता को देख लिया। बुढ़िया, उसकी आवाज सुन सब आतंकवादी पलटे। हमला। निकिता ने पलटी मरते हुए जीप में रखी बंदूक उठा ली। वो सब एक बूढ़ी औरत में इतनी फुर्ती देख हैरान थे। वो कुछ समझ पाते इससे पहले गोली चल गई। गोली सबके बीचों बीच लगी थी। वो सब वहीं गिर पड़े। गोली की आवाज सुन और भी आतंकवादी आने लगे। निकिता, चल जल्दी। निकिता ने उस लड़की का हाथ पकड़ खींचा और अपने पीछे बैठा साइकिल को दौड़ते हुए बाहर निकल गई। दूसरे आतंकवादी वहां पहुंचे। अपने साथियों की ऐसी हालत देख वे बेहद नाराज थे। उनमें से एक आतंकवादी चिल्लाया, चारों तरफ पहरा बैठा दो। किसने हमारी गिरेबा में हाथ डाला? थोड़ी ही देर में सब जगह आतंकवादी चारों तरफ घूमने लगे। अंदर बाहर सब जगह आतंकवादी पहरा दे रहे थे। वो आतंकवादी अंदर चला गया। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी, जो यहाँ की हैवानियत की कहानी बयां कर रही थी। काफी जगहों पर आग लगी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में बारूद के गोले थे तो कुछ के हाथ में भारी बंदूकें।
गली पार करने के बाद आगे एक रेगिस्तानी इलाका था, जहां चारों तरफ देखने पर सिर्फ मिट्टी, जो कि बारूद की वजह से काली पड़ चुकी थी। वो आतंकवादी चौक में आया, जहां बीचों बीच मोहम्मद की बंदूक पकड़े मूर्ति थी। उसके नीचे साफ अक्षरों में अफगानी भाषा में लिखा हुआ था, जिसका मतलब जिहाद के लिए जान भी कुर्बान है। अल्लाह ने हमें नापाक इंसानों को खत्म करने के लिए भेजा है। महान जिहादी मोहम्मद। उसके आगे तारों लगे हुए थे और कुछ लोगों को बंदी बना वहां बांध कर रखा हुआ था। ऐसे तो वहां चारों तरफ आतंकवादी घूम रहे थे, पर अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उन तारों से आते करंट से वो तुरंत मर जाएगा। सबके चेहरे पर कालिख लगी हुई थी। इनमें से कुछ हिंदू थे और अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर चुके थे। कुछ इंडियन आर्मी से थे जो अपने देश के लिए मोहम्मद से टकराए और आज वो पानी के लिए भी तरस गए हैं। उनमें एक परिवार भी था जिसने मोहम्मद के खिलाफ जाने की कोशिश की थी। उस परिवार में 3 बच्चे भी थे जो काफी छोटे थे, जो कि अब खाने के लिए बिलख रहे थे। उन बच्चों की माँ उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। पिता काफी घायल था, पर फिर भी हाथ जोड़ गिड़गिड़ा रहा था ताकि किसी तरह उन्हें छोड़ दिया जाए। थोड़ी देर बाद वहाँ थोड़ी सफेद दाढ़ी और सिर पर सफेद कलर की टोपी, जो नमाज के वक्त पहनी जाती है, हरे कलर का पठानी कुर्ता पहने, शरीर पर शाल लपेटे, उसके चेहरे से ही ऐवानियत झलक रही थी। वो सबके पास आया। उसका एक दांत सोने का था। मोहम्मद ने गुस्से और नफरत से उन बंदियों की तरफ देखा। बहुत हो गया, आज फिर कुछ मरेगा। सब डर गए, पर आर्मी ऑफिसर, जिसकी हालत सच में खराब थी, वो सबसे आगे आया। मुझे मारो। वो घुटनों के बल बैठ गया। मैं तैयार हूँ। सबने उसकी तरफ देखा। उस आर्मी ऑफिसर ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने अंतिम समय में अपने सबसे करीबी लोगों को याद किया। उसका घर पर इंतजार करती बीवी, उसकी माँ जो हर बार उसे वापस लौट आने के लिए कहती है, उसकी बच्ची जो अभी कुछ समय पहले ही इस दुनिया में आई है, पर वो अब तक उसकी शक्ल नहीं देख पाया। मोहम्मद मुस्कुराया, जिससे उसका सोने का दांत साफ दिख रहा था और वो और भी खूंखार लग रहा था। उसकी नजर उन बच्चों पर गई जो भूख से बिलख रहे थे। उनकी माँ ने जब मोहम्मद को उन बच्चों को घूरते देखा तो अपने सीने से चिपका लिया। उस आर्मी ऑफिसर ने उन बच्चों की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, जय हिंद, जय हिंद। उसकी आवाज चारों तरफ से गूंज रही थी। मोहम्मद ने उन बच्चों की तरफ अपनी गन तानी, पर वो आर्मी ऑफिसर उन बच्चों के आगे आ गया। मैं अपने जिंदा रहते किसी बेगुनाह को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। मोहम्मद, जान बहुत सस्ती है, वक्त आ गया है जहन्नुम जाने का। वो आर्मी ऑफिसर लगातार जय हिंद बोल रहा था। मोहम्मद ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसी के साथ सब आतंकवादी एक साथ बोलने लगे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। इतने सारे आतंकियों के बीच उस आर्मी ऑफिसर की आवाज दब रही थी, पर फिर भी वो लगातार बोले जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। उन चीखती आवाजों के बीच लगातार 5 गोलियां चली, जिसमें 2 उस आर्मी ऑफिसर को लगी और एक उस माँ को और 2 उसके बच्चों को। उस आर्मी ऑफिसर ने जय हिंद के साथ अपनी आखिरी सांस ली। वो पिता काफी रोया। उसने अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाया और अपने सीने से चिपका लिया। थोड़ी देर बाद उस बच्चे के भी रोने की आवाज बंद हो गई थी। उस पिता ने अपने बच्चे को देखा, जो कई दिनों से भूखे होने के कारण मर चुका था। उसके चेहरे पर आंसू भी अब सूख चुके थे। पिता ने गुस्से से मोहम्मद को घुरा और चिल्लाते हुए मोहम्मद की तरफ दौड़ा। आगे करंट वाले तार थे, जिनमें हाई वोल्टेज करंट दौड़ता था। जैसे ही वो उससे टकराया, उसे एक जोरदार करंट लगा। करंट इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज का था कि उसके शरीर पर वही आग लग गई और वो नीचे गिर पड़ा। बाकी बंदी ये सब देखकर डर गए। वहां चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी और मोहम्मद खुशी से हंस रहा था। उसकी हंसी तक उसकी हैवानियत को बयां करती थी। मोहम्मद, आजा। मोहम्मद ने उस आतंकवादी की तरफ देखकर कहा, आजा, हमारे कुछ जिहादी मारे गए हैं, किसी ने पीछे से हमला किया। मोहम्मद तिलमिला उठा, पूरे काबुल में मुनादी करवा दो, ये जिसने भी किया है वो जिंदा नहीं रहेगा। गाजा ने दूसरी तरफ देखा, जहां एक बच्चा सामने आग में जल रहे घर पर लगातार बारूद के गोले फेंक रहा था। मोहम्मद उसके पास गया। उसकी उम्र करीब 12 साल रही होगी। इयाज, अच्छा कर रहे हो। मोहम्मद ने उसके सर पर हाथ फेरा। इयाज की आंखों में सिर्फ नफरत थी। इयाज, आका, इसी तरह एक दिन उस नापाक हिंदुस्तान पर, जिसने मुझसे मेरे अम्मी अब्बू छीन लिए, इसी तरह बम फेंक सबको मार दूंगा। मोहम्मद मुस्कुराया, तुम जरूर करोगे, हमेशा याद रखना। कश्मीर में तुम्हारे परिवार पर जो हमला हुआ वो भारतीय आर्मी ने किया। पूरा हिंदुस्तान नापाक है, हमें उनसे बदला लेना है। इयाज नफरत से चिल्लाया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा आका। उसने फिर से बम हाथ में लिया और सामने की ओर मारा। मोहम्मद मुस्कुरा दिया। आजा मोहम्मद के पास आया और धीरे से कहा, अगर किसी दिन इयाज को पता चला कि उसके खुद के अब्बू इंडियन आर्मी के खबरी थे, इसलिए हमने उसके परिवार को खत्म कर। इयाज को ये बोला कि उसके अब्बू को इंडियन आर्मी ने नहीं, आपने। मोहम्मद ने उसको घूरा तो अजा चुप हो गया।
जिस दिन ऐसा होगा इसे भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। इयाज के मन में पिछले 2 सालों में इंडियन आर्मी और भारत के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि अगर कोई भारतीय उसके सामने आए तो उसकी जान लेने में एक पल भी नहीं सोचेगा। निकिता ने उस लड़की को सुरक्षित जगह उतार दिया जहां से वो आसानी से अपने घर जा सके। उस लड़की ने निकिता को शुक्रिया कहा और वहां से चली गई। निकिता ने साइकिल को वहीं फेंका और वापस से अकीरा बन अपनी कमर पर हाथ रख वहां से निकल ली। जैसे ही वो बंगले पर पहुंची, सामने जिया, आजाद, तेज, शौर्य, शिवानी वहां हाथ बांधे निकिता को घूर रहे थे। आजाद, तुम जानती हो तुमने कितना बड़ा रिस्क लिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेज, और क्या अगर गलती से पकड़ी जाती तो क्या होता? निकिता, क्या होता? मैं जल्दी मोहम्मद तक पहुंच जाती। आजाद, तुम्हें पता भी है मोहम्मद कितना खतरनाक हो सकता है, तुम ऐसे हर बार अपनी नहीं चला सकती। निकिता मुस्कुराई, तुम शायद भूल गए हो, इस मिशन को लीड मैं कर रही हूँ, इस हिसाब से मेरी ही चलनी है, और मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह निकिता अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। तेज ने आजाद के कंधे पर हाथ रखा। आजाद इस समय गुस्से से उबल रहा था, उसे निकिता पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। आजाद ने तेज का हाथ झटका और अपने कमरे की तरफ भाग गया। तेज ने दोनों तरफ देखा। जब टीम के 2 इम्पोर्टेंट सदस्य इस तरह से लड़ेंगे, मिशन तो पता नहीं पूरा होगा या नहीं, ये टीम जरूर टूट जाएगी। शिवानी, हम कुछ नहीं कर सकते सर। जिया, सर थोड़े गुस्से वाले हैं, उन्हें समझना चाहिए निकिता को। शौर्य, नहीं, निकिता को ऐसे खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए था, अगर उसे कुछ हो जाता तो। आजाद कभी खुद को माफ ना कर पाता, उसने प्रॉमिस किया था निकिता के पेरेंट्स को डोट कि वो निकिता की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेगा। शिवानी, शौर्य, खतरा कहाँ नहीं है, ऐसे तो हम निकिता को एक कमरे में बंद कर देते हैं, वो सेफ रहेगी। जिया, हम एक मिशन पर आए हैं, हमारी जान को तो खतरा होगा ही। शौर्य, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बस निकिता को बिना बात से खुद से सारे फैसले लेना बंद करना होगा। शिवानी, वो लीडर है। शौर्य, तो क्या हुआ, तो कुछ भी करेगी, और तुम दोनों अब निकिता की चमचिया बन गई हो। जिया और शिवानी ने शौर्य को घूरा, और तुम सर के चमचे। शौर्य, शिवानी और जिया एक दूसरे से नाराज होकर अपने कमरे की तरफ दौड़ गए। तेज कब से ये सब देख रहा था, ये लोग हर बात को अपने ईगो पर क्यों ले लेते हैं। टीम में यूनिटी ही नहीं है तो काहे की टीम? दुश्मनों से लड़ने से पहले ये एक दूसरे से ही लड़कर मर जाएंगे, पता नहीं इनका क्या होगा। तेज ने अपना सर पकड़ लिया, फिर अगले ही पल वो वही सोफे पर लेट गया। कुछ देर उसने खुद को शांत किया। मुझे खुद को कुल रखना है। गुस्सा तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है तेज, पता नहीं मैं इतना परेशान क्यों हो जाता हूँ। तेज खुद से ही बात किए जा रहा था, फिर अचानक मुस्कुराने लगा। उसने टोकरी से अंगूर का गुच्छा उठाया और आराम से खाने लगा। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, उसने खुद से कहा और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। चैप्टर 39। पूरे काबुल में ये बात फैल गई थी कि जिन्होंने भी उन आतंकवादियों को मारा है खुद ब खुद सामने आ जाए, नहीं तो उसकी गर्दन काट चौक के बीचों बीच टांग दिया जाएगा और उसके शरीर के टुकड़े कर पालतू कुत्तों को खिला दिया जाएगा। सब ये सुन काफी डर गए थे, खासकर उस लड़की के माता पिता जिसे निकिता ने बचाया था। वो तो देश छोड़ने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि मोहम्मद को उन तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ तेज कुछ ब्लैक फुल फेस मास्क और ब्लैक ड्रेसेस लेकर आया था। वो मास्क अलग ही थे, ऑटोमेटिक मास्क जो बच्चे खरीदते थे। सुपर हीरो बनने के लिए उन्हें बांधा नहीं पहना जाता था, पर इन मास्क का फायदा ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी आपके चेहरे का 1 इंच भी नहीं देख सकता इन मास्क के अंदर। वैसे ये मास्क हर कलर के आते हैं, पर ब्लैक मास्क की ये खासियत ये थी कि अंधेरे में दिखाई नहीं देते थे। तेज ने सबको आवाज दी। निकिता और आजाद को छोड़कर सब नीचे आ गए। तेज, निकिता और कैप्टन कहाँ है? शौर्य, आजाद अपने कमरे में है। शिवानी, निकिता भी अपने कमरे में ही है। तेज ने अपना सर दाएं बाएं हिलाया, फिर ऊपर नीचे कर अपनी गर्दन पर हाथ फिराने लगा। शौर्य, ये आप क्या कर रहे हैं सर? शिवानी, क्या हुआ सर? जिया, आप ठीक तो है ना सर? तेज मुस्कुराया। जिया और शिवानी ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। हाय, कितने क्यूट लग रहे हैं ना सर? शौर्य ने ये सुना तो धीरे से बोला, क्यूट नहीं, पागल लग रहे हैं, पता नहीं कौन से पागल खाने से छूटकर भागे हैं। शिवानी और जिया ने शौर्य को घूरा तो शौर्य सामने देखने लगा। तेज, जब तुम जैसे नमूने हो तो खुद को कुल रखने के लिए थोड़ी पागलपंती भी करनी पड़ती है। तेज ने शायद शौर्य की बातें सुन ली थी। तेज सीढ़ियों से आजाद के कमरे की तरफ बढ़ गया। शौर्य, पता कौन से जानवर के कान लगवा के आया है कि इतने धीरे बोला तो भी सुन लिया। तेज ने आजाद के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कैप्टन, दरवाजा तो खोलो, कब तक बच्चों की तरह रूठे रहोगे? निकिता नादान है, अभी उसे इतनी समझ नहीं है, पर तुम्हें तो समझदारी दिखानी चाहिए। इस तरह रिएक्ट करोगे तो ये मिशन पूरा नहीं होने वाला। तेज यहाँ चिल्ला रहा था और अंदर आजाद आराम से शॉवर ले रहा था। आजाद ने अपने कपड़े पहने और बाहर आकर दरवाजा खोल दिया।
चिल्लाने की वजह से तेज के गले में दर्द होने लगा था। उसने सीधा पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गया। कहाँ थे तुम, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? तेज ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा। आजाद शावर ले रहा था। तेज ये सुन चिढ़ गया, पर फिर उसने खुद को शांत कर कहा, क्या तुम अभी भी निकिता से नाराज हो? कैप्टन, वो बच्ची है, बचपना भरा पड़ा है उसमें। मेजर, मुझसे छोटी है, कभी कभार गुस्सा आ जाता है, पर मैं पागल थोड़ी हूँ जो उसकी बात का बुरा मानूंगा। तेज ने थोड़ा रिलीफ फील किया। आपकी वो बच्ची रूठ कर बैठी है, आप उससे थोड़ा समझदारी से, थोड़ा स्वीट होकर बात करें तो अच्छा रहेगा। निकिता को टेकल करना आसान नहीं है, उसका यही बचपना हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और ऊपर से वो इस मिशन को लीड कर रही है, तो उसके बिना तो हम किसी भी तरह प्लान डिस्कस नहीं कर सकते। आजाद ने कुछ देर सोचा। मैं ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा, मेरी भी थोड़ी इज्जत है, जो मुझसे जैसे बात करता है मैं उसके साथ बिल्कुल वैसे ही हो जाता हूँ। तेज ने एक लंबी सांस ली। शुक्र है, आप माने तो सही। निकिता सच में गुस्से में मुंह फुलाए बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं लीड कर रही हूँ इस मिशन को, तो डिसीजन लेने का अधिकार भी तो मेरा ही है ना। जब आजाद मिशन को लीड कर रहा था, मैंने तो कभी नहीं बोला उसे तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। उसे मुझ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। मैंने क्या गलत किया? उस लड़की की जान बचाकर अपनी आंखों के सामने जाने देती उस मासूम को उन दरिंदों के साथ। पता नहीं क्या करते उसके साथ, फिर भी मैं गलत हूँ। निकिता बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी, पर अगले ही पल फिर रोने लगती। तेज और आजाद निकिता के दरवाजे के सामने खड़े थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आजाद, मेजर पहले आप। तेज, पर नाराज तो आपसे है ना, तो पहले आप। आजाद, सीनियर कौन है? मेजर। तेज ने चिढ़ कर दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। दरवाजा खोलो। तेज की आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए आजाद ने भी अपनी बढ़ती धड़कने महसूस की। निकिता तो शौक के मारे रोना भूल मुंह खोले दरवाजे की तरफ ताक रही थी। नीचे हॉल में खड़े जिया, शिवानी और शौर्य ऊपर भागे, ये सोच कि पता नहीं क्या हो गया है। तेज ने अपने चारों तरफ देखा। आजाद उसे हैरानी से घूर रहा था। पीछे शौर्य, शिवानी और जिया खड़े थे, जो तेज को ही देख रहे थे। तेज मुस्कुराया। मैंने तुम सबको डरा दिया, कभी कभी ओवरलोड हो जाता हो। इट्स ओके, कुछ सीरियस नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए प्यार से दरवाजा खटखटाया। निकिता, दरवाजा खोलो। सब हैरानी से तेज की तरफ देख रहे थे। शौर्य बिल्कुल धीरे से शिवानी से कहता है, मुझे तो पूरा विश्वास हो गया है, ये पक्का पागलखाने से भागा है और गलती से रॉ वालों ने इसे ले लिया है। निकिता ने अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोल दिया और गुस्से से तेज और आजाद को देखने लगी। तेज, तुम ठीक हो? तो चले हॉल में। निकिता, नहीं, पहले मुझे लीडर वाला अधिकार चाहिए, खुद के फैसले खुद लेने वाला। आजाद, तुम्हें तो ये अधिकार पहले से ही मिला हुआ है। ऐसा कौन सा डिसीजन है जिसमें तुमने मेरा या किसी भी टीम मेंबर की कभी राय ली हो? सारे डिसीजन तुमने खुद ही लिए हैं ना। डॉट। निकिता की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने बाकियों की तरफ देखा जो हाथ बांधे उसे ही देख रहे थे। उसने गुस्से में तेज और आजाद के मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। तेज को भी अब गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। डॉट। आजाद, अभी तो रात भी नहीं हुई है। तेज ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तो हो जाएगी, बस थोड़ा वक्त। आजाद, आप कुछ बताने वाले थे ना? मेजर। तेज मुस्कुराया। कैप्टन, पहले आप निकिता को संभाल लीजिए, प्लान बाद में देख लेंगे, और आप चिंता मत कीजिए, मिशन कंप्लीट होगा। आजाद मुस्कुराया। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आपको टेंशन हो रही है, देखिए आपको पसीना आ रहा है। तेज ने झूठी मुस्कान दी और वहां से चला गया। शौर्य, आजाद, निकिता ने खुद को बंद कर लिया है। शिवानी, सर आप निकिता से सॉरी बोल दीजिए। जिया, और कह दीजिए कि आप उसकी हर बात मानेंगे। आजाद ने थककर दरवाजा खटखटाया। निकिता, प्लीज मेरी बात सुन लो, अगर मेरी किसी भी बात ने तुम्हें हर्ट किया है उसके लिए सॉरी। आजाद ने अपनी आंखें बंद कर ली। इससे ज्यादा आजाद नहीं झुक सकता था, नहीं तो शायद वो खुद ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठता, जो कि आजाद कभी नहीं करना चाहेगा। निकिता ने दरवाजा खोल दिया। आजाद ने निकिता की तरफ देखा। क्यों बचपना कर रही हो? निकिता ने अपने कान पकड़ लिए। सॉरी, मैंने काफी सोचा, मैं गुस्से में थी, पर तुमने जब सॉरी बोला ना, सारा गुस्सा हवा में गायब हो गया। पर आज जो मैंने किया उसके लिए मैं बिल्कुल सॉरी नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम मेरी जगह होते तो भी वही करते, और तुम सही थे। इस टीम में मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कुछ भी खतरनाक करने से पहले सबसे बात कर लेनी चाहिए। शौर्य, शिवानी और जिया मुस्कुरा दिए। आजाद ने अपना सर दीवार पर लगा दिया। मुझे पहले पता होता कि एक सॉरी तुम्हें मेरी हर बात समझा देगा, तो रोज सॉरी बोलता। कम से कम रोज रोज के सर दर्द से छुटकारा मिलता। सब हंस दिए। निकिता, तेज कहाँ गया? कितना जोर से चिल्लाया वो। मुझे तो लगा कि जैसे सूरज धरती पर आ गया है। शौर्य, मेजर को मिर्गी का दौरा पड़ा था।
शिवानी, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। शिवानी ने ऐसा बोला ही था कि पीछे से तेज की आवाज आई। हम इतने कमजोर नहीं जो इतनी जल्दी थक जाए और सो जाए। बस निकिता को नहीं झेलना चाहते थे, इसलिए यहाँ से कुछ वक्त के लिए गायब हो गए थे। निकिता ने तेज को घूरा। तेज, चालिए, इतनी भी क्या नाराजगी, हमसे खफा होने से कुछ नहीं होने वाला। हम आप सबके लिए कुछ लेकर आए हैं जो आप सबकी समस्या को दूर कर देगा। शौर्य, सर आपने ड्रग्स लिए हैं। सबने हैरानी से तेज को देखा। तेज शौर्य को घूर रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शौर्य, आप तुमसे हम पर आ गए हैं, आपका लहजा बदल गया है, वो भी कुछ पल में। तेज मुस्कुराया। ऐसा होता है हमारे साथ, हम कभी बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं तो हमारा लहजा बदल जाता है। नॉर्मल होने के बाद हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। निकिता, कोई बात नहीं। सर नीचे हॉल में चलते हैं, बोलिए जो आपको बोलना है। थोड़ी देर बाद सब हॉल में खड़े थे। तेज उन्हें वो मास्क और ब्लैक फैंसी कपड़े दिखा रहा था। वो ब्लैक कपड़े बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे क्रिश मूवी में ऋतिक रोशन ने पहने थे। आजाद, मेजर, हम बच्चे नहीं है। तेज, बात बच्चों की नहीं, सेफ्टी की है। अब से तुम सबको ये कपड़े पहनकर ही कोई खतरनाक काम करना है, नहीं तो अपनी आइडेंटिटी जैसे मेरी अजहर अली, मैं बाहर अजहर अली ही बनकर रहूंगा। हमें किसी की नजरों में नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कल जो निकिता ने किया, उस वजह से निकिता को जिन लोगों ने देखा होगा, एक तरह से निकिता सबकी नजरों में आ चुकी है, पर आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, तेज ने निकिता की तरफ देखा। जिस लड़की की जान तुमने बचाई थी, उसकी जान बची नहीं, बल्कि वो और उसका परिवार बहुत बड़े खतरे में पड़ गया है। निकिता हैरानी से तेज की तरफ देखने लगी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तेज, मोहम्मद ने पूरे काबुल में ये बात फैला दी कि जिसने भी उसके साथियों को मारा है वो खुद सामने आ जाए, नहीं तो वो उन्हें मार डालेगा। मोहम्मद कभी भी उस लड़की के परिवार तक पहुंच सकता है, या शायद पहुंच गया होगा। हमें कुछ करना चाहिए, निकिता ने परेशान होते हुए कहा। और अब मुझे पता है मोहम्मद कहाँ है, उसका ठिकाना भी पता है, पर प्रॉब्लम यह है कि वहाँ हर जगह आतंकवादी है। तेज, ये तो अच्छी बात है, फिर हम अपना मिशन जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। तुम इस मिशन को लीड कर रही हो, तो क्या सोचा है तुमने? निकिता ने सबकी तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहे थे। निकिता, गाजा मोहम्मद को मारना चाहता है, जबकि हम उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि इस समय गाजा कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा, तो हम में से कोई अगर आतंकवादी बन मोहम्मद तक पहुंच जाए तो हमें वहां का सब कुछ पता चलेगा और सही वक्त आने पर हम सब हमला कर देंगे। पर अभी हमें निकाह की तैयारियां शुरू करनी होगी, सिर्फ लोगों की नजरों में ये साबित करने के लिए कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है हमें आसपास के लोगों को भी मेहमान बनाकर बुलाना चाहिए, ताकि वो हमसे घूम मिल पाए। फिर मुझे नहीं लगता कोई वजह होगी हम पर शक करने की। पर अभी सबसे ज्यादा जरूरी है उस लड़की को बचाना, और मैं जा रही हूँ। तेज, मैं बचा लूंगा उसे। आजाद, नहीं, मैं जाता हूँ। निकिता, हम तीनों ही चलते हैं, वैसे भी शायद हो सकता है हम पर हमला हो। हम तीन होंगे तो बेहतर रहेगा। निकिता ने शौर्य और जिया शिवानी की तरफ देखा। तुम तीनों यही रुकोगे? अगर मुझे मदद की जरूरत महसूस हुई तो मैं तुम तीनों को इन्फॉर्म करूंगी। तीनों ने हमें सर हिलाया। तेज, निकिता और आजाद ने वही कपड़े और मास्क पहन वहां से निकल गए। वो लड़की जिसे निकिता ने बचाया था, वो अपने कमरे में डरी हुई बैठी थी। उसके माँ बाप उसका सामान पैक कर रहे थे। कायनात, हमें यहाँ से जाना होगा, वो हम तक पहुंचे उससे पहले। कायनात रो रही थी। अम्मी, अब्बू, ये हमारा शहर है, हम यहाँ से क्यों जाए? अम्मी, बच्ची, जिंदा रहना है तो जाना पड़ेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब्बू, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है। तभी अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगी। अब्बू, जाओ, बच्ची को छुपा दो, हाथ ना आने पाए। कायनात की अम्मी ने कायनात को अलमारी के पिछले हिस्से में छुपा दिया, जिससे वो किसी को ना दिखाई दे। कायनात के अब्बू काफी डरे हुए थे। कायनात की अम्मी ने अपना माथे पर आया पसीना पोंछते हुए कहा, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, चलिए छुप जाते हैं कहीं। कायनात के अब्बू काफी परेशान थे। अगर हमने दरवाजा नहीं खोला और छुप गए तो वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। अगर हम उन्हें नहीं मिले तो वो इधर उधर ढूंढेंगे, बच्ची तक पहुंचे, ऐसा नहीं होने दे सकता। कायनात के अब्बू ने दरवाजा खोला। सामने वही आतंकवादी खड़े थे। कायनात के अब्बू ने उनके पैर पकड़ लिया। हमने कुछ नहीं किया मेरे मालिक। वे आतंकवादी हंसे। तेरी लड़की कहाँ है? कायनात की अम्मी ने भी उन आतंकवादियों के पैर पकड़ लिए। हमारी कोई बेटी नहीं है, हमने उसे कल ही घर से निकाल दिया था, हमें बख्श दीजिए। उन आतंकवादियों ने कायनात के अम्मी अब्बू को गुस्से में धक्का मारा। ले चलो इन दोनों को। वो आतंकवादी उन दोनों को पकड़ कर ले गए और जाते जाते घर पर आग लगा दी। कायनात अपना मुंह बंद किए वहीं छुपकर बैठी थी। उसे जब अपने पास गर्मी का एहसास हुआ तो वो चिल्ला उठी, अम्मी अब्बू बचाओ मुझे, आग। तभी वहां तेज निकिता और आजाद पहुंच गए।
निकिता, हमें इन्हें बचाना होगा। उन तीनों ने एक खंबे से रस्सी बांधी और उस रस्सी को पकड़ आग में कूद गए। निकिता किसी तरह उस लड़की तक पहुंची। तेज ने कंबल गीली कर इनायत को ओढ़ा दी। धुएं की वजह से इनायत बेहोश हो चुकी थी। आजाद ने एक खिड़की तोड़ी और तीनों कायनात को लेकर नीचे कूद गए और वहां से किसी तरह बचते हुए कायनात को लेकर उसी बंगले में आ गई। कुछ समय बाद कायनात को होश आया तो वो चिल्ला उठी। निकिता अकीरा के रूप में थी। सबने भेष बदल रखा था। कायनात ने जब अकीरा को देखा, सुपर खाला, हमारे अम्मी अब्बू को बचाकर उन गंदे लोगों को मार डालो। अकीरा कायनात के पास आई। हम तुम्हारे अम्मी अब्बू को बचा लेंगे। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे वालिद और वालिदाइन के अलावा कौन है? कायनात, हमारे नानी नाना है, हम उन्हीं के पास जा रहे थे। निकिता ने शौर्य को कुछ इशारा किया तो शौर्य वहां से चला गया। अकीरा, मैं अकीरा हूँ। यहाँ सब तुम्हारे दोस्त है। बहुत जल्द तुम्हें सुरक्षित अपने नाना नानी के पास पहुंचा दिया जाएगा। अभी तुम आराम करो। इतना कह उसने कायनात के सिर पर हाथ फेर दिया और इशरत, जिया को वहां छोड़ सब बाहर चले आए। शिवानी, हम इसके अम्मी अब्बू को कैसे बचाएंगे? उन्हें तो आतंकवादी पकड़ कर ले गए हैं। ये सुन निकिता और बाकी सब सोच में पड़ गए। जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद ने कायनात के अम्मी अब्बू का सर धड़ से अलग कर चौक में लटकाने का आदेश दे दिया था। अब कैसे निकिता कायनात के अम्मी अब्बू को बचाएगी या शायद नहीं बचा पाएगी? चैप्टर 40। निकिता, शिवानी, तेज और आजाद ने ब्लैक कलर के कपड़े और मास्क लगा लिए और कुछ हथियार और ग्रेनेड रख लिए ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। जिया को कायनात के साथ ही रुकना था ताकि वो अकेली ना पड़ जाए। शौर्य कायनात के नाना नानी का पता लगाने गया था ताकि कायनात को उन्हें सौंपा जा सके। निकिता, अगर आज ही हमने मोहम्मद को पकड़ लिया ना तो हमें और यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। वो चारों वहां से निकल गए। आतंकवादियों ने कायनात के अम्मी अब्बू को बांध रखा था। अजा एक तेज धार वाली तलवार लेकर आया। जैसे ही उसने वो तलवार कायनात के अम्मी अब्बू की तरफ बढ़ाई, एक तेज धमाका हुआ। उसी के साथ कुछ आतंकवादी उड़ते हुए दूर जा गिरे। अचानक एक ग्रीन कलर की पोशाक पहने, पूरे चेहरे को हरे कपड़े से ढका हुआ था, वो एक घर से ग्रेनेड फेंकते और गोलियां चलाते हुए नीचे कूदा। काफी आतंकवादी उसमें मारे गए। अजा बचने के लिए इधर उधर भागने लगा। लगातार हमले हो रहे थे इसलिए चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। अजा को एक गोली लगी और वो नीचे गिर पड़ा। मोहम्मद और बाकी आतंकवादियों ने उस शख्स पर हमला कर दिया। तभी निकिता और उसकी टीम पहुंच गई। वो भी लगातार गोलियां चला रहा था और ग्रेनेड फेंक रहे थे। उन्हें देख वो हरे कपड़े वाला शख्स छुप गया। शिवानी ने कायनात के अम्मी अब्बू और बाकी बंदियों को छुड़ा वहां से ले गई। मोहम्मद ने वहां से भागने में ही समझदारी समझी क्योंकि सब आतंकवादी एक एक कर मारे जा रहे थे। अब सब बच्चे आगे आ गए और उसकी टीम पर बम फेंकने लगे और गोलियां चलाने लगे। निकिता और उनकी टीम वहीं कहीं छुप गई। शिवानी वहां से उन लोगों को लेकर जा रही थी। अब सिर्फ वहां निकिता, तेज और आजाद थे। निकिता, हम बच्चों पर गोलियां नहीं चला सकते। आजाद, हम क्या करें? मोहम्मद भाग जाएगा। तेज, ये बच्चे नहीं, भविष्य के आतंकवादी है, इन्हें खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो हम खुद को नहीं बचा पाएंगे। निकिता ने उसे चिल्लाते हुए रोक दिया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुन तेज वही छुप गया। तो क्या करें हम? छुपे रहे यहीं। निकिता कुछ सोचने लगी। मोहम्मद पीछे के रेगिस्तानी रास्ते से भागने लगा। वो कुछ दूर ही आया था कि उस शख्स ने उस पर गन तान दी। हिलना मत, उड़ा दिए जाओगे। मोहम्मद बिल्कुल जम गया। तभी उस शख्स को अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ। उस शख्स ने एक हाथ से मोहम्मद को दबोचा और गन तान पीछे पलटा। जो भी कोई है, वो इतना बोला था कि उसे सामने कोई नहीं दिखाई दिया। याज अपनी बंदूक ताने चिल्लाया, आका को छोड़ दो वरना। उस शख्स ने नीचे देखा। याज जो कि उसकी कमर तक आ रहा था, वो उस पर बंदूक ताने खड़ा था। उसके चेहरे पर कहीं से भी डर का नामोनिशान नहीं था। मोहम्मद मुस्कुराया। यहाँ का बच्चा बच्चा जिहाद के लिए अपनी जान देने और किसी की जान लेने दोनों के लिए तैयार रहता है। उस शख्स ने अपनी गन मोहम्मद पर तान दी। ज्यादा मत बोल वरना यही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। मोहम्मद को उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। गाजा, मेरे बच्चे, तू ही है ना? गाजा कुछ पल के लिए हैरान हो गया। तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। याज ने अपनी बंदूक ऊपर की तरफ करते हुए कहा, छोड़ दे आका को। गाजा ने तिरछी नजर से याज की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी बंदूक पकड़ उसे खींच लिया। याज गुस्से में गाजा को देख रहा था। गाजा, बच्चे पहले बंदूक उठाना सीख ले, फिर चलाना। मोहम्मद, गाजा तू हमारा साथी है, हमारे खिलाफ मत जा, हमारा साथ दे। गाजा ने उसे दबोच लिया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। याज ने एक पत्थर उठाया। बंदूक ना चलाना आता हो
पर पत्थर का निशाना मेरा नहीं चुकता। इतना कह उसने पत्थर गाजा के सर पर दे मारा। गाजा ने अपना सर पकड़ लिया, उसके सर से खून बह रहा था। इसी बात का फायदा उठा मोहम्मद ने गाजा की आंखों में मिट्टी डाल दी और वो भाग खड़ा हुआ। गाजा हवा में फायर करने लगा। इयाज नीचे लेट गया और अपने सर पर हाथ रख लिया। गाजा ने अपनी आंखों को किसी तरह साफ किया। मोहम्मद भाग चुका था। गाजा ने गुस्से से इयाज की तरफ देखा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गाजा ने आगे बढ़ी इयाज को अपने कंधे पर टांग लिया। इयाज खुद को बचाने के लिए गाजा को मार रहा था, पर उसके छोटे छोटे हाथ गाजा को कहाँ लगते। गाजा उसे उठाकर ले गया। निकिता रस्सी के सहारे किसी तरह एक घर की छत पर चढ़ नीचे छुप गई। उसने उस हरे कपड़े पहने शख्स को देख लिया था, पर अभी भी मुंह पर कपड़ा बंधे होने के कारण उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसने मोहम्मद को वहां से भागते देखा, पर कुछ ना कर पाई, क्योंकि वो चाहकर भी उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उसने अपनी कमर से एक बोतल निकाली जिसमें नशीली गैस भरी हुई थी। उन तीनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे, इसलिए उन पर उस गैस का कुछ असर नहीं होने वाला था। निकिता ने छुपते हुए धीरे से वो बोतल नीचे फेंक दी। वो बोतल नीचे गिरते ही टूट गई और गैस चारों तरफ फैल गई। वो बच्चे एक एक कर बेहोश हो गए। कुछ आतंकवादी भी उस गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए, तो कुछ पहले ही वहां से भाग छुटे। अजा भी उनमें से एक था। हालांकि उसके हाथ और पैरों में गोली लगी थी, फिर भी किसी तरह वहां से भाग निकला। आजाद और तेज गनतान बाहर निकल आए। निकिता भी नीचे उतर गई। तेज, अब हम इन सबका क्या करें? निकिता, इन सबको बांधकर छुपा दो। आजाद कहा। निकिता, हमारा मैरिज हॉल कौन सा, वहाँ असली का निकाह हो रहा है। ये सब वही बंधे पड़े रहेंगे जब तक हमारा ये मिशन कंप्लीट ना हो जाए। आजाद, हम बच्चों को ज्यादा दिनों तक बांध कर नहीं रख सकते। हमें इन्हें जल्द से जल्द इंडिया चीफ के पास भेजना होगा। निकिता, तुम सही कह रहे हो। इस समय इन बच्चों को अच्छी परवरिश और गाइडेंस की जरूरत है, जो इन्हें कभी नहीं मिली। पर क्या हम यहाँ की पुलिस की मदद ले सकते हैं? तेज, बिल्कुल नहीं हो सकता है। पुलिस मोहम्मद से मिली हुई हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब जो भी करना है हमें ही करना है। आजाद और निकिता ने एक गहरी सांस ली। तब तक शिवानी भी आ चुकी थी। उन लोगों को सुरक्षित जगह छोड़कर उन चारों ने किसी तरह उन बच्चों को लेकर चले गए और उन आतंकवादियों को तेज ने वही मार दिया, ताकि इनकी वजह से आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो बचकर भाग गए थे वो किसी और सुरक्षित जगह जाकर छुप गए थे। उनमें से एक मोहम्मद भी था, पर वो कहाँ था अब ना गाजा को पता था और ना ही निकिता को। निकिता ने उन बच्चों को मैरिज हॉल के कॉर्नर में बने स्टोर रूम में बांधकर बंद कर दिया। उन बच्चों को अभी तक होश नहीं आया था। आजाद ने चीफ से इन बच्चों के बारे में बात की, तो वो भी सोच में पड़ गए, क्योंकि एक तो ये बच्चे थे, ऊपर से मोहम्मद ने इन बच्चों का दिमाग इतना खराब कर दिया था कि ये किसी की जान लेने के लिए एक पल भी नहीं सोचेंगे। इन्हें आसानी से इंडिया लाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि बच्चों को गाजा ने जिस तरह की ट्रेनिंग दी थी उस हिसाब से ये बच्चे छोटे छोटे बॉम्ब थे जो किसी के लिए भी खतरा बन सकते थे। इन बच्चों को ज्यादा दिन तक स्टोर रूम में बांधकर भी नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि वो बच्चे थे। एक तरह से देखे तो निकिता और उसकी टीम बुरी तरह फंस चुकी थी। चैप्टर 41। कायनात को कायनात के अम्मी अब्बू तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया था। अब मिशन जहां से शुरू हुआ था सब फिर से वही पहुंच चुके थे। अब फिर से मोहम्मद तक पहुंचना था, पर कैसे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ गाजा एक बंद अंधेरे कमरे में डाइनिंग टेबल पर बैठ आराम से चिकन खा रहा था। इयाज को खंबे से बांध रखा था, उसके चारों तरफ आग जल रही थी। इयाज खुद को खोलने की कोशिश में लगा था। मुझे छोड़ो, इयाज चिल्लाया। छोड़ो मुझे। इयाज जितना जोर से चीख सकता था वो अपनी क्षमता से पूरा दम लगा रहा था। गाजा ने इयाज को घूरा। इयाज अब चुप हो गया। आग की गर्मी की वजह से उसके पूरे कपड़े पसीने से तरबतर हो चुके थे। गाजा ने चिकन खाते हुए कहा, डर लग रहा है बच्चे। इयाज ने ना में सर हिला दिया। मेरे हाथ खोल दो, फिर तुम्हें बताऊंगा। वो छोटा सा बच्चा गाजा से भिड़ने की बात कर रहा था। गाजा ने अपना सर हिलाया और गुस्से में चाकू उसकी तरफ फेंका। एक पल के लिए तो इयाज की सांसें ही थम गई। वो चाकू उसकी गर्दन के पास खंबे से टकरा नीचे गिर गया। इयाज ने गाजा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी दया का भाव नहीं दिख रहा था। गाजा, बच्चे, मेरा निशाना नहीं चुका है। मैं देखना चाहता था तुम्हें सच में मौत का डर है या नहीं। तुम अभी भी मरने से डरते हो। इयाज ने गाजा को घूरा। मुझे डर नहीं लगता। गाजा प्लेट लेकर उठा। उसने वो आग बुझा दी और इयाज को भी खोल दिया। हाथ खुलते ही इयाज ने गाजा को धक्का दिया, पर गाजा पर कुछ असर नहीं हुआ। वो आराम से चिकन खा रहा था। इयाज ने ऊपर देखा। गाजा आराम से खा रहा था। इयाज ने कुछ सोचा। उसने एक डंडा उठाया और सीधे सीधे उसके पैरों के बीचों बीच दे मारा। गाजा के हाथ से प्लेट छूट गई। उसने नीचे देखा और चिल्लाते हुए गिर पड़ा।
इयाज ने भागने की कोशिश की, पर सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। उसने उन सबको खोलने की कोशिश की, पर एक भी दरवाजा नहीं खुल रहा था और ना ही खिड़की। गाजा गुस्से में खड़ा हुआ और इयाज को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इयाज नीचे गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। इयाज के गालों पर गाजा के हाथ के निशान साफ साफ छप चुके थे। गाजा ने फिर से उसे उठाकर आग के घेरे में डाल दिया और उसके चारों तरफ आग लगा दी। गाजा कराहते हुए वहीं बैठ गया। उसे मोहम्मद को भी भूजना था, पर वो इस बच्चे के रहते संभव नहीं था। एक पल के लिए उसे ख्याल आया कि वो इयाज को मार दे, पर उसने आज तक किसी बच्चे की जान नहीं ली थी, इसलिए रास्ता बदल लिया। निकिता और जिया उन बच्चों के लिए स्टोर रूम में खाना लेकर आई। उन बच्चों के चेहरे पर गुस्से और नफरत के भाव साफ दिख रहे थे। वो सब करीब 10 से 15 साल तक के बच्चे थे, जो कि मोहम्मद की ही सुनते थे। वो जो कहता था वो ही करते थे। निकिता, खाना खा लो, हम तुम सबको कुछ नहीं करेंगे। जिया ने उन सबके हाथ खोल दिए। वो सब उठने लगे तो निकिता और जिया ने अपनी गन निकाल ली। ये देख, वो चुपचाप बैठ गए और खाना खाने लगे। जिया को वहां छोड़ निकिता बाहर आ गई। पूरा हॉल लाइटिंग से सजा हुआ था, जो कि निकिता ने ही करवाया था। निकिता ने चीफ को एक मैसेज टाइप कर भेजा। वो काफी परेशान लग रही थी। तेज और आजाद निकिता के पास आए। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तेज ने कहा। निकिता ने हाँ में सर हिलाया। शौर्य और शिवानी, आजाद, वो दोनों बाहर गए हैं। टेंशन मत लो, वो दोनों हमारे ही मिशन के लिए गए हैं। निकिता, मुझे एक हैकर की जरूरत है। तेज, मैं हूं ना, मैंने ये सब सिखा है, पर ये तो बोलो, तुम्हें हैकर चाहिए क्यों? निकिता, मुझे यहाँ की पुलिस का मेन सर्वर हैक करना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोहम्मद कहीं छुपा हुआ है और यहाँ की पुलिस को ही पता ना हो। मुझे क्या लगता है, अफगान पुलिस के कुछ सुरक्षाकर्मी मोहम्मद से मिले हुए हैं। हम अगर उनका डाटा हैक करें तो हमें शायद कुछ मिल जाए। तेज कुछ सोचते हुए, मैं कोशिश करता हूँ। ये बहुत मुश्किल है, पर शायद मैं कर लूंगा। तेज ने अपना लैपटॉप लिया और वही एक चेयर पर बैठ गया। क्या मुझे एक कॉफी मिल सकती है? वो क्या है ना, दिमाग अच्छा चलेगा। आजाद और निकिता हैरानी से तेज को देख रहे थे। कुछ देर बाद निकिता कॉफी लेकर आ गई और तेज को पकड़ा दी। तेज कॉफी पीते पीते लैपटॉप पर तेजी से अपने हाथ चलाने लगा। जिया स्टोर रूम बंद कर बाहर आई। उन्होंने खाना तो खा लिया है, पर अभी भी वो सब हमारा विरोध कर रहे हैं। निकिता ने एक गहरी सांस ली और आजाद की तरफ देखा। आजाद, हम क्या करें? मैं खुद को चारों तरफ से दलदल से घिरी हुई महसूस कर रही हूँ। अब तुम ही कुछ सोचो, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। आजाद, ये तो तुम्हारा काम है ना, तुमने ही कहा था तुम इस मिशन को लीड कर रही हो, तो तुम्हें अधिकार चाहिए खुद से फैसले लेने का। अब तुम्हारे पास वो अधिकार है, तो खुद ही सोचो। निकिता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब सिर्फ तेज ही उसकी आश थी। काफी मेहनत और थोड़े टाइम के बाद आखिर तेज पुलिस का सर्वर हैक कर ही लिया। निकिता को एक राहत की सांस मिली, पर दूसरे ही पल वो भी छीन गई। तेज ने पूरा डाटा चेक किया। वहां ऐसा कुछ नहीं था जिससे मोहम्मद के बारे में कुछ पता लग सके। तेज ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा। आजाद ने चीफ को 3 रेड हार्ट इमोजी भेजी और फिर अपना फोन छुपा लिया। आजाद चीफ के मैसेज के रिप्लाई का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद रिप्लाई आया। आजाद मुस्कुराया। आजाद परेशान खड़ी निकिता के पास गया। मेरी एक बात मानोगी? निकिता ने हैरानी से आजाद की तरफ देखा। कौन सी? आजाद, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? निकिता सोच में पड़ गई। उसे सोचता देख आजाद जाने लगा तो निकिता ने दौड़कर उसे रोक लिया। हाँ, विश्वास है, पूरा विश्वास है, अब मेरी मदद करो। तेज और जिया भी वहां आ गए। आजाद, कायनात ने तुम्हें उस दिन सुपर खाला बुलाया था ना, तो अब सचमुच की सुपर खाला बन जाओ। निकिता को कुछ समझ नहीं आया। मतलब? आजाद ने अपनी जेब से फोन निकाला। मैंने चीफ को मैसेज किया था, रेड हार्ट भेज। ये एक तरह की कोड लैंग्वेज होती है, ताकि हमारे अलावा कोई और हमारी बातें ना पढ़ सके। रेड हार्ट का मतलब होता है खतरा। बदले में चीफ ने मुझे व्हाइट हार्ट भेजे, जिसका मतलब था अभी शांति से काम लो, जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। शांति से सोचो। अगर तुम सुपर खाला बन लोगों की नजरों में आ जाओगी, तो एक ना एक दिन मोहम्मद को तुम पर शक जरूर होगा। वो तुम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब हम नहीं, वो हम तक पहुंचेगा। निकिता और बाकी सब खुश हो गए। जिया, ये सब तो ठीक है, इन बच्चों का क्या करे? निकिता, मैंने थोड़ी देर पहले ही चीफ को मैसेज कर प्राइवेट जेट मंगवाया है, वो इन बच्चों को ले जाएगा। तभी शौर्य और शिवानी भी वहां आ गए। वो दोनों काफी परेशान लग रहे थे। निकिता, क्या हुआ? शिवानी, हम काबुल का माहौल देखने गए थे कि कहीं मोहम्मद फिर कुछ ना करे। निकिता, तो सब ठीक है? शिवानी ने ना में सर हिला दिया। शौर्य, सब लोग बहुत डरे हुए हैं और खुद को अपने अपने घर में बंद कर लिया है।
काबुल के एक हिस्से में हमला हुआ है। हमला ज्यादा बड़ा नहीं था, कोई मरा तो नहीं, पर काफी लोग घायल हो गए हैं। मोहम्मद ने पूरे काबुल में दहशत फैला दी है और पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया है। इस माहौल में हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी सबके सामने आने का खतरा है। शिवानी, हमें अब माहौल शांत होने तक बाकी लोगों की तरह घर में ही कैद रहना होगा। ऐसे में हम अपना मिशन कैसे पूरा करेंगे? निकिता और बाकी सब परेशान हो उठे। निकिता, हमें हमारे प्लान में बदलाव करना होगा ताकि हमारा मिशन बिना किसी परेशानी के चलता रहे। तेज, मैं कुछ कहूँ? इतना कह वो सबके बीच आ गया। निकिता ने हमें सर हिला दिया। तेज, मुझे लगता है हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। निकिता जैसा कह रही है उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब हम पकड़े जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की गवर्नमेंट है। एक बार पकड़े गए थे तो सीधा ऊपर। निकिता, मतलब अगर मैं गलत हो तो जब मैं गलत कह रही थी तो चुप क्यों थे? तेज मुस्कुराया। किसने कहा मैं चुप था? बस सही समय का इंतजार कर रहा था। वो क्या है ना मिस निकिता, हमारी माँ ने हमें कुछ सिखाया हो या नहीं सिखाया हो, पर उनकी सिखाई हुई एक बात मुझे आज तक याद है। जहाँ जरूरत ना हो वहाँ बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी बात की वैल्यू नहीं रहती। बस उसी जरूरत को खोज रहा था जो आज मुझे साफ नजर आ रही है। निकिता, तो तुमने क्या सोचा है? निकिता ने तेज से सवाल किया। तेज, क्यों ना मैं खुद को क्रिमिनल प्रूव कर दूं, जो कि मोहम्मद के बारे में सब जानता है। मोहम्मद मुझ तक आसानी से पहुंच जाएगा निकिता, और फिर तुम्हें अपनी बंदूक से उड़ा देगा। निकिता ने तेज का मजाक उड़ाते हुए कहा। तेज मुस्कुरा दिया। पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, और वैसे भी मैं यहाँ सच में निकाह करने थोड़ी ही आया हूँ। मिशन के लिए तो जान खतरे में डालनी ही पड़ती है, और वैसे भी मेरी वाइफ और मेरी 10 साल की बच्ची मेरा घर पर इंतजार कर रही है। ये सुन जैसे सबको शौक लगा। किसी को नहीं लगा था कि तेज शादीशुदा हो सकता है। उसकी 10 साल की बच्ची भी है। शिवानी और जिया को तो अपना दिल टूटता हुआ नजर आया। शौर्य ने उन दोनों की आंखों के सामने से चुटकी बजाई। टूट गया होगा दिल, फेविकोल दूर चिपक जाएगा। शिवानी और जिया ने शौर्य को घूरा तो शौर्य हंसते हुए पीछे हट गया। तेज ने सबके चेहरे को देखा जो हैरानी से उसे ही देख रहे थे। क्या हुआ? क्यों मेरी शादी नहीं हो सकती क्या? तेज मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपने बालों पर फिराने लगा। वो अलग बात है कि मैं हुई इतना हैंडसम कि किसी को लगता ही नहीं है मेरी वाइफ और बच्चे है। आजाद, तो ऐसे दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का क्या मतलब था? आपकी वाइफ को बुरा नहीं लगा होगा? तेज मुस्कुराया। वो मुझे समझती है और मैं चाहकर भी उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। और रही बात फ्लर्टिंग की, तो वो सिंपल बातचीत थी जो दो लोगों में होती है। मैंने थोड़ी तारीफ की तो लड़कियां हंस दी और थैंक्स कह दिया। ये फ्लर्टिंग थोड़ी ही होती है, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना फ्लर्टिंग नहीं होता। अब भी सब उसे ही घूर रहे थे। तेज, वाट, अब आजाद तुम ही याद करो, मैंने किसी भी लड़की के साथ किसी तरह की बदतमीजी की डॉट। जब भी मैं लड़कियों से बात करता था मैं उनसे थोड़ा दूर खड़ा होकर बात करता था, कभी उनके पास नहीं गया। शिवानी और जिया से भी पूछो, मैंने कुछ गलत किया तुम दोनों के साथ? दोनों ने ना में सर हिला दिया। निकिता, फिर इतने खतरनाक मिशन का हिस्सा क्यों बने? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी बच्ची का क्या होगा? तेज ने कुछ सोचा। वो मेरा पर्सनल रीजन है। तेज मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसने जाते जाते निकिता से कहा, सुपर खाला बनने का आजाद का प्लान सुपर था, सोचना इस बारे में तुम्हारे काम आएगा। तेज के जाते ही जिया और शिवानी रोने लगी। सब उन दोनों की ही तरफ ही देख रहे थे। शौर्य, पहली बार हार्ट ब्रेक हुआ है ना, थोड़ा रो लेने दो, हल्का हो जाएगा। उन दोनों ने शौर्य को घूरा और अपने आंसू साफ कर लिए। निकिता, तुम दोनों यही रहना कि कहीं बच्चे भाग ना जाए। निकिता, शौर्य और आजाद वहां से चले गए। चैप्टर 42। अगले दिन निकिता को शौर्य ने अकीरा के किरदार के लिए एकदम अच्छे से तैयार कर दिया था ताकि उसका मेकअप किसी भी तरह से उतरे ना। तेज अजहर बना हुआ था और जिया ने पुलिस को कॉल भी कर दिया था। पुलिस आने वाली थी। मैरिज हॉल को सजाया गया था। काजी को भी बुला लिया गया था, आसपास के कुछ लोगों के साथ साथ महबूबा और जमीला को भी बुला लिया गया था। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। शौर्य स्टोर रूम में था। उसने स्टोर रूम बंद कर रखा था। बच्चे उसके सामने ही थे। वो वहीं बैठ गया ताकि इन बच्चों का ध्यान रख सके। शिवानी को शौर्य ने अच्छे से तैयार तो कर दिया था। अजहर और अता अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए। बीच में पर्दा लगा हुआ था। अकीरा और अजान दरवाजे पर खड़ी पुलिस का इंतजार कर रही थी। महबूबा और जमीला अकीरा के पास आई। जमीला, आप यहाँ क्या कर रही है? चलिए, आपकी बेटी का निकाह हो रहा है। अकीरा ने हाँ में सर हिला दिया। महबूबा और जमीला उसे वहां ले गई। अजान भी अब परेशान हो उठा था। काजी ने अपना गला साफ किया। अजहर, अजान अली, क्या आपको अता हिजाबुद्दीन खान से निकाह कबूल है? अजहर ने परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखा। शिवानी का भी कुछ यही हाल था। काजी, क्या आपको ये निकाह कबूल है?
अजहर ने अपना सर झटका। कबो इतना बोला ही था कि वहां पर अफगानी पुलिस आ गई। सभी मेहमान हैरान रह गए, जबकि अजहर, अता, अकीरा, इशरत और अजान बहुत खुश थे। एक पुलिस ऑफिसर आगे आया और उसने अजहर को पकड़ लिया। अजान ने झूठा नाटक कर परेशान होने की एक्टिंग की। क्या हुआ, क्या किया है? मेरे बेटे ने, आज उसका निकाह है। ऑफिसर आगे आया। हमें खबर मिली है कि अजहर अजान अली एक आतंकवादी है जो यहाँ छुपकर बैठा है, साथ ही मोहम्मद से इसके कनेक्शन है। अजहर, हाँ है, मैं सब जानता हूँ हमारे आका मोहम्मद के बारे में, पर किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो पुलिस ऑफिसर अजहर को लेकर चले। अता ने बेहोश होने का ड्रामा किया, पर अकीरा ने भी रोते रोते पकड़ लिया। अल्लाह, आपने मुझे और मेरी बेटी को बचा लिया। अजान साहब, आप हमारी बेटी को धोखा देना चाहते थे। इशरत, मेरी आपा की लाइफ बर्बाद कर आपको क्या मिल जाता। जमीला और महबूबा ने उन तीनों को सांत्वना दी। सब लोग इसी बारे में बात करते हुए वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जमीला और महबूबा भी वहां से चली गई। उनके जाते ही सबने चैन की सांस ली। निकिता, क्या सब अब हमारे प्लान के हिसाब से होगा? कहीं उन लोगों ने तेज को बेरहमी से पीटा तो? ये सुन जिया और शिवानी भी परेशान हो गई। आजाद, मेजर ने जरूर कुछ सोचा ही होगा, वो ऐसे ही तो कुछ करेंगे नहीं। कहीं ना कहीं आजाद भी तेज को लेकर परेशान था। वहीं दूसरी तरफ गाजा अपने सोर्सेज के जरिए मोहम्मद को नहीं, निकिता और आजाद को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि निकिता किसी ना किसी तरह मोहम्मद तक पहुंच ही जाएगी। उन दोनों के जरिए वो भी मोहम्मद तक पहुंचेगा। गाजा इधर फोन पर बात कर ही रहा था कि उसकी नजर याज पर गई, जो कि अभी होश में आ रहा था। गाजा ने नींद का इंजेक्शन लिया और याज को लगा दिया। इसकी सही जगह यहाँ नहीं, कहीं और है। गाजा मुस्कुराया। उसने किसी को फोन किया, कुछ पता चला। आगे से जो जवाब मिला उसे सुन वो काफी हैरान और खुश दोनों था। उन बच्चों को प्राइवेट जेट के जरिए इंडिया भेज दिया गया। उसके साथ और भी कई ऑफिसर थे जो हथियारों से लैस थे, जो कि उन बच्चों की सुरक्षा के लिए ही थे। 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए। तेज जेल में था। पुलिस ने उसके ऊपर थोड़ी बहुत लाठियां चलाई थी। तेज ने पहले जानबूझकर थोड़ी मार खाई ताकि किसी को शक ना हो, और फिर उसे मोहम्मद के बारे में जो थोड़ा बहुत पता था उन ऑफिसर को बता दिया। तेज ने उन्हें सब बताने का नाटक किया, पर उनके से एक ऑफिसर ने उन सबको रोक लिया और बाहर ले गए। तेज मुस्कुरा दिया। उसे पता था यही होने वाला है। एक बार फिर से मोहम्मद के साथियों ने हमला किया, पर इस बार जेल में, ताकि तेज उर्फ अजहर को मारा जा सके। लगभग सारे ऑफिसर्स मारे गए थे। तेज भी बुरी तरह घायल हो गया था। वो जानता था उस पर हमला होगा, पर मोहम्मद को उसके बिल से बाहर लाने का कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही वो हमला हुआ, शौर्य, जिया और शिवानी को उन लोगों के बारे में पता चल गया। उन दोनों ने उन हमलावरों का पीछा किया और कब्रिस्तान पहुंच गए। मरे नहीं, बल्कि उन लोगों ने कब्रिस्तान को ही छुपने का ठिकाना बना रखा था। शौर्य, जिया और शिवानी ने उन लोगों को कब्र के अंदर जाते हुए देखा और उनकी पिक क्लिक कर ली। आजाद और निकिता अजान और अकीरा के रूप में हॉस्पिटल में थे और आईसीयू से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। पेशेंट जिंदा है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। निकिता और आजाद ने चैन की सांस ली। सर में गोली लगने के बाद भी, जो कि इनकी विल पावर का नतीजा है। इनके सर के पिछले हिस्से में गोली लगी है और वो वही अटक गई है। अगर गलती से भी वो गोली और गहरी गई और दिमाग की किसी नस को डैमेज कर दिया तो इनका बचना नामुमकिन है। निकिता और आजाद हैरान रह गए। आजाद, पर ये कैसे? आजाद इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। डॉक्टर, ये गोली अभी नहीं लगी है, पहले से है। मुझे तो हैरानी है, आप उनके पिता है और आपको ये बात मालूम नहीं है। हो सकता है आपको ना बताया गया है। फिर भी इन्हें ज्यादा टेंशन मत लेने दीजिएगा। इनके दिमाग पर ज्यादा जोर ना पड़े। ये जितना शांत रहेंगे उतने ही ज्यादा पल जी सकेंगे, पर लगता नहीं है ये ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएंगे। इतना कह डॉक्टर चले गए। निकिता और आजाद अंदर जाने लगे तो पुलिस ने उसे रोक लिया। आजाद ने अजान की तरह बात करते हुए कहा, मैं उसका पिता हूँ और ये उसकी होने वाली बेगम की वालिदा। हम उससे बात करना चाहते हैं। ये सुन उन पुलिस ऑफिसर ने उन दोनों को जाने दिया। अंदर तेज कई मशीनों के बीच घिरा हुआ था। निकिता और आजाद उसके पास बैठ गए। उन दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने वक्त तक तेज इतने दर्द में था, फिर भी उसने किसी को एहसास नहीं होने दिया। उन दोनों को ही तेज के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तेज ने आंखें खोली और उन दोनों को देख मुस्कुरा दिया। निकिता, ये सब ठीक नहीं है। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आजाद, मेजर, आपने ये गलत किया। आपके सर में गोली अटकी हुई है। अगर वो थोड़ी सी भी अपनी जगह से हिली तो आपकी जान जा सकती है। फिर भी आप इस मिशन पर आए। ऊपर से आपने खुद को खतरे में झोंक दिया, ये जानते हुए भी कि आप पर हमला होगा। तेज एक बार फिर मुस्कुरा दिया। इतनी बड़ी बात भी नहीं है कैप्टन, तुम खामखा इतने परेशान हो रही हो। निकिता और आजाद ने तेज की तरफ देखा।
निकिता, सर माना कि आप कुल है, पर इतनी भी नहीं कि आपकी जान जा रही है और आप बोल रही हैं कुछ नहीं। तेज, मरना तो सबको है एक दिन, फिर मरने का दुख क्यों मनाए? मैं शहीद होना चाहता हूँ। मुझे मरने का अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का है मैं यहाँ हॉस्पिटल में मर रहा हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना। आजाद, मेजर आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस हालत में? डॉक्टर ने कहा है अगर आप खुद को शांत और टेंशन से दूर रखेंगे तो शायद आप इस गोली के साथ भी जिंदा रह सकते हैं। तेज ने बेबस नजरों से दोनों की तरफ देखा। मेरे लिए ये जिंदगी मौत से भी बदतर है। मैंने ये खतरनाक मिशन इसलिए चुना क्योंकि मैं जानता था ये मेरा आखिरी मिशन होने वाला है। निकिता, आपकी वाइफ और बच्ची आपका इंतजार कर रही होगी सर। तेज ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये गोली मुझे आज से 2 साल पहले लगी थी। बॉर्डर पर 1 साल तक मैं कोमा में रहा। जब मुझे होश आया और मुझे पता चला था कि मेरे गर्दन के पिछले हिस्से में गोली अटक गई है। अगर मैं एग्रेसिव हुआ तो गोली अंदर चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं बच नहीं पाऊंगा। उस समय मैंने अपने परिवार के बारे में ही सोचा और आर्मी छोड़ने का सोच लिया था। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। मेरी बच्ची कृषा बहुत खुश थी। उसके पहले शब्द, मेरे पापा मेरे हीरो। आई प्राउड ऑफ यू पापा। बहुत खुशी मिली थी उस दिन, पर वो खुशी शायद कुछ महीने तक ही थी। एक दिन कृषा गुस्से में स्कूल से आई और आते ही मेरे पास बैठ गई। उस दिन उसने मुझे जो बोला, एक पिता उसे कभी नहीं भूल सकता। पापा, क्या अब आप आर्मी में नहीं है? क्या आपने डरकर आर्मी छोड़ दी? मैं पहले सबको बोलती थी मेरे पापा किसी से नहीं डरते। आर्मी में हमारे पूरे देश की राष्ट्र करते हैं, पर अब तो आप डर गए। स्कूल में सब बच्चे आपको डरपोक कह मुझे चिढ़ा रहे थे, और जो डरपोक होता है वो कभी हीरो नहीं होता। आप मेरे हीरो नहीं हो। शायद मैं अपने देश के लिए अपने कर्तव्य को भूल गया था, जो मुझे मेरी बेटी ने याद दिला दिया। सही तो कहा उसने, मैं डर ही तो गया था, ये सोच कि अगर मैं आर्मी वापस ज्वाइन करता हूँ तो मैं अपने परिवार से दूर हो जाऊंगा। कुछ पल के लिए सेल्फिश हो चला था मैं। उस दिन अंदर एक जुनून सा आ गया। अपनी बेटी की नजरों में मुझे फिर से हीरो बनना है, इसलिए रॉ में आया और उसके बाद तुम्हारी टीम। और अब जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। जब तक मोहम्मद की मौत ना देख लूं, मुझे मौत नहीं आएगी। आजाद और निकिता ने तेज का हाथ पकड़ लिया। तो क्या भागने के लिए तैयार है? निकिता ने कहा। तेज मुस्कुराते हुए, बिल्कुल। निकिता, सर पहले तो नहीं पर अब सोच लिया है। वक्त आ गया है। सुपर खाला ले एंट्री का। तेज और आजाद मुस्कुरा दिए। चैप्टर 43। निकिता बाहर आई। उसने उन 2 कांस्टेबल की तरफ देखा जो बाहर की तरफ तैनात थे। उसने दूसरी तरफ देखा जहां से एक लड़का और एक लड़की चले आ रहे थे। उसने आगे बढ़ उस लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। बेशर्म बहया, हमारी इज्जत आबरू को सरेआम नीलाम करने पर तुली हुई है। उस लड़की को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जबकि वो लड़का उसे उस लड़की की मां समझ रहा था। उस लड़की ने अपने गाल पर हाथ फेरा। आप कौन है? अकीरा ने एक और तमाचा जड़ दिया। मैं तेरी खाला हूँ। तेरी अकीरा खाला। घर चल, तू जो यहाँ करने आई है वो तेरी अम्मी को बताऊंगी। तेरे अब्बू और तेरे भाई ने इस लड़के के पैर ना तोड़ दिए ना, तो मैं भी तेरी अकीरा खाला नहीं। हालांकि उस लड़की को कुछ याद नहीं आ रहा था, पर जब उसने अम्मी अब्बू की बात की तो वो काफी डर गई। उसे लगा कि सच में ये उसकी कोई दूर की खाला है जिसे वो नहीं जानती। उस लड़की ने डरते हुए कहा, अब्बू को मत बताएगा खाला, मैं एबॉर्शन करवाने आई हूँ यहाँ। वो लड़का भागने लगा तो अकीरा ने उसे पकड़ लिया। अकीरा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी खुद को छूटा नहीं पा रहा था। अकीरा, तू इस लड़के के लिए अपने अम्मी अब्बू को धोखा दे रही थी। जो थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं कि भाग खड़ा हुआ। उस लड़की ने सर झुका लिया। उस लड़के ने अकीरा को धक्का देना चाहा तो अकीरा ने उसका हाथ पकड़ मरोड़ दिया और उसकी टांगों पर जोरदार वार किया। वो वहीं नीचे बैठ गया। सब ये देखकर वहीं इकट्ठे हो गए। वो 2 कांस्टेबल जो अजहर के रूम के बाहर थे, वो अकीरा को रोकने के लिए भीड़ को साइड करने लगे। इसी बीच पीछे से अजान, आजाद, अजहर, तेज को व्हील चेयर पर बैठा कर ले गया। कांस्टेबल ने अकीरा से उस लड़के को छुड़वाया। ये सब क्या चल रहा है? लड़की और लड़का दोनों घबरा गए, क्योंकि अगर उन्हें अबॉर्शन के बारे में पता चलता तो दोनों को जेल में डाल देते और फिर उन दोनों के परिवार वालों को भी सब पता चल जाता। अकीरा ने सोचा, मैं इन दोनों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो बेचारे पकड़े जाएंगे। पर वो लड़का इतना डर गया था कि खुद ही सब बकने लगा। मैंने कुछ नहीं किया है। गलती से मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई। हम तो बस अबॉर्शन करने आए थे, फिर पता नहीं कहां से उसकी ये खाला आ गई और मुझे पकड़ मारने लगी। हमें छोड़ दीजिए, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। लड़की तो रोने लगी थी। आखिर अब उसके बारे में सबको पता जो चल जाएगा। लड़की का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इज्जत तो उसकी जाएगी। उसके अम्मी अब्बू उसे कभी माफ नहीं करेंगे। कांस्टेबल, ले चलो इन दोनों को डोट और इनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म करो। तभी अकीरा ने उन्हें रोक दिया। ये हमारे परिवार का मामला है, आप बीच में ना ही पड़े तो अच्छा है।
हमें कोई केस नहीं चाहिए, हम देख लेंगे, आप जा सकते हैं। कांस्टेबल ने यह सुना तो उन दोनों को छोड़ दिया। जैसा आप कहे। कांस्टेबल वापस उसी जगह जाकर खड़े हो गए और अकीरा उन दोनों को लेकर तुरंत वहां से निकल गई, क्योंकि वो एक पल भी यहाँ रुकती तो खतरे में पड़ जाती। जैसे ही वो बाहर आई, उन दोनों ने उसे थैंक्स कहा। थैंक्स खाला। अकीरा, ये थैंक्स अपने पास रखो, और जो तुम दोनों ने किया उसकी सजा इस अजन में बच्चे को क्यों दे रहे हो? पहले गलती की और अब उससे बड़ा पाप करने जा रहे थे। दोनों ने अपना सर झुका लिया। अकीरा ने कुछ सोचा, तुम दोनों इस बारे में अपने अम्मी अब्बू को बता दो। वो शुरू में थोड़ा गुस्सा करेंगे, शायद थोड़ा मारे भी, पर बाद में तुम दोनों का साथ ही देंगे। पर अगर उन्हें ये बात किसी और से पता चली तो वो कभी तुम दोनों को माफ नहीं कर पाएंगे। उस लड़की ने रोते हुए कहा, आप सही कह रही है खाला, मैं आज ही अपने अम्मी अब्बू को इस बारे में बता दूंगी। उस लड़के ने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा। मैं भी अपने अम्मी अब्बू से हमारे निकाह की बात करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अकीरा मुस्कुरा दी और अगले ही पल वहां से गायब हो गई। वो दोनों एक दूसरे को शांत कराने में इतने बिजी थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं दिया कि कब अकीरा उनके सामने से निकल गई। जब वो दोनों अकीरा की तरफ मुड़े तो वहां अकीरा को ना पाकर हैरान रह गए। खाला कहाँ गई? उस लड़की ने कहा। पता नहीं, वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। अकीरा किसी तरह सबसे छुपते छुपाते उसी बंगले में आ गई जहां वो ठहरे हुए थे। आजाद और तेज पहले ही पहुंच चुके थे। इस समय वो दोनों तेज के कमरे में थे। अकीरा अपने कमरे में गई और वापस निकिता बन गई। उसने बालों ऐस सफेद विग उतारी और उसे अलमारी के अंदर रख दिया, और साथ ही अपने चेहरे पर छुरियों के लिए लगाई गई एक्स्ट्रा स्किन को भी हटा दिया, और उसके बाद अपने चेहरे पर लगे मेकअप को भी धो दिया। निकिता ने अपने चेहरे को देखा। हाय, कितने दिन बाद मैं अपना चेहरा देख रही हूँ। नहीं तो मुझे लग रहा था कि सच में खाला हो। शिवानी, जिया और शौर्य निकिता के कमरे में आए और उसे अपनी क्लिक की हुई पिक दिखाई। निकिता ने उन पिक्स को ध्यान से देखा। उन पिक्स में कुछ लोग कब्र के अंदर जाते दिख रहे थे। अच्छा किया, किसी को कुछ पता तो नहीं चला। शौर्य, अभी तक तो नहीं। निकिता ने वो तस्वीरें अपने फोन में ट्रांसफर कर ली और वो फोन वापस शौर्य को दे दिया। निकिता, तेज और आजाद आ गए। शिवानी, हाँ आ गए हैं, बस कुछ देर पहले ही आए हैं। जिया, तेज सर के कमरे में है। निकिता सीधा तेज के रूम की तरफ बढ़ गई। तेज बेड पर लेटा हुआ था और आजाद उसकी रिपोर्ट्स देख रहा था। निकिता अंदर आई। अब आप कैसे हैं तेज सर? तेज मुस्कुराया। एकदम फिट। आजाद, मेजर का एक हाथ टूट गया है, पैर चलने लायक नहीं है। सर में पहले ही गोली खा चुके हैं, फिर भी ठीक है, आजाद ने रिपोर्ट्स देखते हुए कहा। तेज मुस्कुराया। मैंने नोटिस किया है, तुम पूरी टीम का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हो, जैसे कि तुम हम सबकी माँ हो। निकिता हंस दी। आजाद ने निकिता को घूरा तो वो चुप हो गई। आजाद ने फाइल वही रखी और कुछ मेडिसिन निकालते हुए कहा, मेजर, आपने अपनी पूरी टीम को, अपने फ्रेंड्स को अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। इतना कह उसने गोली मेजर के हाथ में दे दी। ये पेन किलर है, आराम मिलेगा। तेज अब थोड़ा सीरियस हो गया था। उसने चुपचाप दवाई खा ली। आजाद ने पानी बढ़ा दिया। तेज ने पानी लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जो शहीद हुए हैं उनके लिए तुम गिल्ट में हो। तुम्हें तो उन पर गर्व होना चाहिए। हम चाहकर भी किसी से अपने देश के लिए शहीद होने का हक नहीं छीन सकते। और मुस्कुराते हुए पानी पी लिया। आजाद बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। निकिता को तो कुछ समझ ही नहीं आया। आजाद को क्या हुआ? तेज मुस्कुराया। जाओ, जाकर पूछ लो, शायद वो बताना चाहे। निकिता आजाद के पीछे जाने के लिए मुड़ी और फिर रुक गई। मैं क्यों जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? तेज हंस दिया। सच में आजाद सही कहता है, बच्ची हो तुम। निकिता को गुस्सा आ गया। मैं बच्ची नहीं हूँ, पूरे 24 साल की हो। तेज मुस्कुराते हुए, ओ, पर हमारी टीम में सबसे छोटी तुम ही हो। जिया भी तुमसे 1 साल बड़ी है, इस हिसाब से तुम बच्ची ही हो। निकिता तेज को गुस्से से घूर रही थी। मैंने कहा ना, मैं बच्ची नहीं हूँ। इतना कह वो भी गुस्से में वहां से निकल गई। तेज हमेशा की तरह मुस्कुरा दिया। अगले दिन जब निकिता अकीरा बन बाहर जा रही थी, तभी उसे दरवाजे के बाहर एक बच्चा बेहोश पड़ा मिला। अकीरा हैरान रह गई। उसने सबको आवाज दी। सबने अपना रूप बदला हुआ था। सब बाहर आ गए। अजान, ये बच्चा। अकीरा ने उसे गोद में उठाया और अंदर ले गई। तभी पीछे झाड़ियों से हरे रंग के कपड़े पहने और मुंह पर हरे रंग का मास्क लगाए एक आदमी बाहर आया। वो कोई और नहीं, गाजा ही था। मेरा प्यादा अंदर जा चुका है। इतना कह वो मुस्कुरा दिया। उसे वो दिन याद आ गया जब उसे निकिता के बारे में पता चला था। उसने इयाज की तरफ देखा। वो थोड़ा होश में आ रहा था। उसने आगे बढ़ उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और उसके बाल जो कि थोड़े लंबे थे, उसने उसके बालों का एक हिस्सा हटाया और गर्दन के थोड़ा ऊपर एक चिप लगा दी और उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्किन, और फिर वही बाल वापस लगा उन्हें चिपका दिया। अब मुझे उन लोगों के बारे में सब कुछ पता चलेगा।
वो जो बोलेंगे वो भी, और वो जो करना चाहेंगे वो भी। गाजा अकीरा को याज को ले जाते देख उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वो वहां से चला गया। चैप्टर 44। अकीरा बेहोश रियाज को अंदर ले आई। उसने कुछ पानी के छींटे रियाज पर मारे। रियाज को इंजेक्शन की वजह से होश नहीं आया। रात होने वाली थी। इंजेक्शन का असर भी कम पड़ने लगा था। याज को धीरे धीरे होश आया। खुद को अनजान जगह पर देख वो खुद हैरान था, मैं यहाँ, मुझे तो उस। अकीरा उसके पास बैठ गई और उसे पानी दिया। याज ने एक ही सांस में सारा पानी खत्म कर दिया, जैसे कई दिनों से भूखा प्यासा हो। अकीरा, पहले ये बताओ तुम कौन हो? हम तुम्हारी मदद करेंगे। याज ने आशा भरी नजरों से अकीरा की तरफ देखा। क्या आप मुझे मेरे आका तक पहुंचा सकती है? सब हैरानी से याज की तरफ देखने लगे। अकीरा, आका मतलब क्या नाम है तुम्हारे आका का? याज, मेरा नाम याज है। हमारे आका मोहम्मद। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है उन्हें। कुछ दिन पहले हम पर हमला हुआ था। उस हमले में वो हरे कपड़े वाला आदमी आका को ले जाने लगा। मैं बीच में आया तो उसने मुझे पकड़ लिया। आका तो किसी तरह खुद को बचाकर भाग गए, पर वो मुझे पकड़ कर ले गया। सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अजान एक तस्वीर लेकर आया जो कि गाजा की तस्वीर थी। उसने वो तस्वीर याज को दिखाई। क्या यही वो शख्स था जो तुम्हें उठाकर ले गया था? याज ने हाँ में सर हिला दिया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकीरा ने एक गहरी सांस ली। तो तुमने कुछ खाया? याज ने ना में सर हिला दिया। ये सुन अकीरा को बहुत गुस्सा आया। मतलब उसने तुम्हें भूखा रखा? याज ने ना में सर हिला दिया। मैं उसके हाथ का पानी भी ना पीऊं जिसने मेरे आका को मारने की कोशिश की है। अकीरा ने इशरत और अता को कुछ इशारा किया। इशरत और अता किचन में गए और नूडल लेकर बाहर आ गए। अकीरा ने नूडल का बाउल याज की तरफ बढ़ा दिया। याज ने अकीरा की तरफ देखा। आप भारत से तो नहीं हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं ये नहीं खाऊंगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। अकीरा ने एक गहरी सांस छोड़ी। नहीं, मैं यहीं से हूँ, तुम ये खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। याज मुस्कुरा दिया। उसने तुरंत बाउल ले लिया और नूडल्स खाने लगा। वो इतने जल्दी जल्दी नूडल्स खा रहा था कि उसने एक ही बार में पूरा बाउल खत्म कर अकीरा के सामने कर दिया। और मुझे बहुत भूख लगी है। इशरत एक और बाउल ले आई। याज ने उस बाउल को आराम से खत्म किया। शुक्रिया। सब मुस्कुरा दिए। याज, क्या आप मेरे आका को ढूंढ देंगी? अकीरा ने हाँ में सर हिला दिया। याज खुश हो गया। मैं आपको क्या बुलाऊं? अकीरा, निकिता ने कुछ देर सोचा। तुम मुझे खाला बुलाओ। अकीरा ने इशरत को याज को रूम में ले जाकर सुलाने के लिए कहा ताकि वे आगे इस बारे में अच्छे से डिस्कशन कर सके। याज, नहीं, मैं अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। खाला भी मेरे साथ जाएगी। अजान, आजाद, ठीक है। उसने इशारे से अकीरा, निकिता को याज के पीछे जाने के लिए कहा। अकीरा, निकिता ने इशारा समझा और खुद ही याज को एक कमरे में ले गई और उसे बिस्तर पर लेटा दिया और याज के सोने का इंतजार करने लगी ताकि वो बाहर जा सके। जब कुछ देर तक निकिता नहीं आई तो सब अंदर आ गए। आजाद तेज को सहारा देते हुए वहां लाया। अब वो थोड़ा बहुत चल फिर सकता था। आजाद ने उसे वही सोफे पर बैठा दिया। सब याज के आसपास बैठ गए और याज के सोने का इंतजार करने लगे। पर याज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बस ऊपर कमरे की छत को एक टक ताके जा रहा था। अकीरा ने याज की तरफ देखा जो खुली आंखों से बिना पलके झपकाए ऊपर की ओर देख रहा था। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? याज ने अकीरा की तरफ देखा। मुझे ऐसे सोने की आदत नहीं है ना। अकीरा, निकिता को कुछ समझ नहीं आया। तो कैसे सोने की आदत है? हम तुम्हें वैसे ही सुला देंगे। याज ने अकीरा की तरफ देखा। शोर, बॉम्ब फटने का शोर, गोलियां की आवाजें। इन 2 सालों में मुझे इनकी आदत हो गई है। आज इतनी शांति देख रहा हूँ तो विश्वास नहीं हो रहा है। सबने याज की तरफ देखा। तेज, बच्चे, ये बता सकते हो तुम मोहम्मद से कैसे मिले? याज ने तेज की तरफ देखा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं आपको ये चोट कैसे लगी? तेज सकपका गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसने याज से झूठ बोला। याज वापस सामने देखने लगा। कश्मीर में पहली बार आका मुझसे मिले थे और उन्होंने मेरी उन लोगों से जान बचाई थी जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे। सब हैरान रह गए। अकीरा, कौन लोग थे वो और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? याज, उन्होंने इंडियन आर्मी जैसे कपड़े पहन रखे थे। मेरी आंखों के सामने उन लोगों ने मेरे अम्मी अब्बू को गोलियों से भून दिया। वो मुझे क्यों मारना चाहते थे पता नहीं, पर अब आका की मदद से मैं सबसे बदला लूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। आका कहते हैं भारतीय नापाक है और इन्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तेज और आजाद का खून खोल उठा क्योंकि वो भी इंडियन आर्मी से थे। तेज, ये तुम गलत कह रहे हो। इंडियन आर्मी कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकती।
या तो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है या तुम्हारे आका ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। इयाज ने तेज को घूरा तो आजाद ने तेज का हाथ पकड़ उसे शांत रहने के लिए कहा। अकीरा, निकिता, तुम मूवीज देखते हो? इयाज, पहले देखता था पर अब नहीं। अकीरा, निकिता, तो क्या उन मूवीज में असली आर्मी ऑफिसर होते थे? इयाज, नहीं, वो तो आर्मी वालों की तरह कपड़े पहन बस एक्टिंग करते थे। अकीरा, निकिता मुस्कुरा दी। अब तुम सिर्फ कपड़ों से कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि वो असल में इंडियन थी भी या नहीं? इयाज सोच में पड़ गया। अकीरा ने एक कंबल इयाज को ओढ़ा दी और एक पीसफुल सॉन्ग स्टार्ट कर दिया जिसे सुन शायद उसे नींद आ जाए। उसने सबको बाहर जाने का इशारा किया और बाद में नीचे आने के लिए कहा। सब चले गए। अकीरा वहीं बैठ गई। सो जाओ, मैं हूं तुम्हारे पास। आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में मिलती है जहां खुशियां परियों के भेष में। इयाज ने सॉन्ग सुना। ये सॉन्ग तो मेरी अम्मी गाया करती थी, काफी अच्छा गाती थी वो। इयाज ने खुश होकर कहा। अकीरा, हो, अच्छा, और क्या करती थी तुम्हारी अम्मी? इयाज, अब्बू के काम पर जाने के बाद वो अकेले घर का सारा काम कर लिया करती थी, फिर भी मैंने उन्हें कभी थकते हुए नहीं देखा। वो अच्छा गाना गाती थी तो काफी बच्चे उनसे गाना सीखने आते थे और रात को मुझे सॉन्ग सुनाकर ऐसे धीरे धीरे थपकी देती थी। इतना कह उसने अकीरा का हाथ अपने सर पर रख लिया। खाला, मुझे वैसे ही थपकी दीजिए ना, मुझे अच्छा लग रहा है। अकीरा मुस्कुरा दी और वो धीरे इयाज को थपकी देने लगी। पीछे म्यूजिक प्लेयर से वही गाना चल रहा था। आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में मिलती है जहां खुशियां पारियों के भेष में हो। चांद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी दो, उम्मीद जो ना छूटे, हर बात है बनी। इयाज ने अपनी आंखें बंद कर ली थी पर अभी भी वो जाग रहा था। रातों के सुर से निकले सुबह की रागिनी। लूरी तुझे सुनाओ बचपन की एक में दो। निकिता, अकीरा इयाज को थपकी देते हुए सोच रही थी कि मोहम्मद किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जो बच्चा इस वक्त अपने माँ बाप के पास होना चाहिए था। उसी के सामने उसी के माँ बाप को मार। उसके मन में किसी भी देश के लिए नफरत भरना कहाँ तक सही है? ये जिहादी नहीं, जल्लाद है जो इन मासूम बच्चों को भी अपनी तरह जल्लाद बनाने में तुले हुए है। क्या मिल जाता है इन्हें ऐसे बेगुनाहों की जान लेकर जिन बच्चों के हाथों में खिलौने और किताबें होने चाहिए उसकी जगह बंदूक पकड़ा दी, बिना ये सोचे कि वो खुद इन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। मिलती है जहां खुशियां परियों के भेष में पारियों के भेष में। आ लेके चलो तुझको। अकीरा ने इयाज की तरफ देखा। वो अब सो चुका था। उसने धीरे से अपना हाथ हटाया और इयाज को ब्लैंकेट ओढ़ा। बाहर आ गई। उसने अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए अंगड़ाई ली। निकिता ने अपना सर झटका और सबके बीच हॉल में आ गई। काफी रात हो चुकी थी और सब अपना सर पकड़े बैठे थे। जिया को काफी नींद आ रही थी पर फिर भी वो अपनी नींद किसी तरह रोके हुए थी। आजाद ने निकिता को घूरा। पिछले 3 घंटे से हम यहाँ बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। निकिता, वो इयाज को नींद नहीं आ रही थी इसलिए। आजाद, इयाज को नींद नहीं आ रही थी और मेरी नींद का क्या? सबकी तरफ देखो, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसे नींद न आ रही हो। आधी रात हो चुकी है। निकिता ने आजाद को घूरा। शायद तुम भूल रहे हो कि लीडर में हो। ये सुन आजाद का गुस्सा और बढ़ गया। तो क्या करूं? बिना टीम के तुम कुछ नहीं हो समझी। हर बार एक ही बात कहती रहती हो। तेज ने आजाद का हाथ पकड़ लिया। बैठ जाओ। क्यों इतना झगड़ रहे हो दोनों? अब तुम समझदार हो। कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा देर नहीं हुई है। आजाद ने हमें सर हिलाया। निकिता कुछ बोलने ही वाली थी कि याज अपनी आंखें मलता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अकीरा, निकिता को आवाज दी। खाला, ऊपर चलिए, मुझे नींद आ रही है। और ये चिल्ला कौन रहा था? मेरी नींद टूट गई। सबने आजाद को घूरा तो आजाद चुपचाप बैठ गया। निकिता ने सबकी तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे और फिर उसने इयाज की तरफ देखा जो उसे बुला रहा था। आजाद और बाकी सब उसे इशारे से मना कर रहे थे पर फिर भी निकिता इयाज के साथ ऊपर चली गई। सबने एक बार फिर से अपने सर पकड़ लिए। इयाज को सुलाते सुलाते निकिता की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो सुबह उठी और उसे सबका ख्याल आया तो नीचे की तरफ दौड़ी। सब पूरी रात जागने के बाद वही उल्टे सीधे सो गए थे। तेज और आजाद ने एक दूसरे को सहारा दिया हुआ था तो वही शौर्य वही जमीन पर गिर गया था। शिवानी और जिया दीवार के लगी हुई थी। उसे सबके लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसने आजाद को देखा। अंदर से उसे बहुत खुशी हुई। सही कहते हैं, भगवान अपने किए कर्मों की सजा इसी धरती पर देते हैं। उसे वो दिन याद आ गया जब आजाद ने कुछ सवाल जवाब के चक्कर में उसे पूरी रात जगा कर रखा था। उस समय वो कुछ भी नहीं कर पाई थी पर आज वही सब आजाद के साथ हो रहा था। वो किचन से पानी का बड़ा बर्तन ले आई।
उस दिन थके हारे सोते हुए बंदे पर पानी फेंका था ना। अब सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। इस वक्त उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आजाद को भी वो सब झेलना होगा जो उसने झेला था। वो पानी डालने ही वाली थी कि तेज ने उसके हाथ से पानी छीन उसे साइड रख दिया और धीरे से सोफे के सहारे खड़ा हो गया। ये क्या बचपना है? कैप्टन तुम्हारा क्लासमेट नहीं है जो तुम उसके साथ ऐसे बिहेव करोगी। उसकी आवाज सुन सब जाग गए। आजाद ने तेज और निकिता की तरफ देखा। क्या हुआ? तेज कुछ नहीं। आजाद खड़ा हो गया। निकिता कुछ बोलती उससे पहले तेज ने गिरने के नाटक कर निकिता को धक्का दे दिया। निकिता पीछे वाले टेबल से टकरा गई। उसके हाथ पर खरोच भी लग गई। तेज ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गया। आजाद ये देख आगे बढ़ा। क्या हुआ तुम्हें? उसने निकिता का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठा दिया। जिया जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। आजाद खरोच वाली जगह पर क्रीम लगाने लगा। निकिता ये देख हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तेज ने धीरे से निकिता के कान में कहा, तुमने इसके साथ क्या करना चाहा और ये अभी भी तुम्हारी फिक्र कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता तुमने गलत किया? अब निकिता को पछतावा होने लगा। उसने आजाद की तरफ देखा को कल रात हुए झगड़े के बाद भी उसकी मदद कर रहा है। एक एक कर उसके दिमाग में सारे दृश्य घूमने लगे। आजाद ने इमरान के रूप में भी उसकी मदद कर उसकी जान बचाई थी। वो आजाद था तब भी, और जब वो कैप्टन नरेन था तब भी। उसे बार बार नरेन का उसकी जान बचाने के लिए गोली खाना याद आ रहा था। वो चाहे किसी भी रूप में हो, उसने हमेशा निकिता के लिए अच्छा ही किया है। उसके बचपने को झेला फिर भी कभी शिकायत नहीं की। अब वो ये नहीं सोच रही थी कि आजाद ने उसके साथ क्या किया, बल्कि वो ये सोच रही थी कि आजाद ने उसके लिए क्या किया। उसे अब अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आजाद ये देख, हे डोंट क्राई, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आजाद ने निकिता के हाथ पर बैंडेज बांध दिया। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। निकिता अपने आंसू पोंछते हुए सिसकने लगी। सॉरी, निकिता ने सिसकते हुए कहा। आजाद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक निकिता को क्या हो गया है। आजाद सॉरी, कल रात वाली बात के लिए मैं तो उसे भूल भी चुका हूँ। तुम उसे अभी तक पकड़े बैठी हो। हाँ, मुझे कभी कभी थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हम दोनों ही गुस्से में थे। इट्स ओके, निकिता ने सिसकते हुए कहा। सॉरी सर, आप हमेशा मेरे सीनियर थे, पर फिर भी मैंने आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की। हमेशा आपके खिलाफ गई, आपको गुस्सा दिलाया, हमेशा आपको गलत समझा। मेरी ही गलती थी सब। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया और मैं आप पर ठंडा पानी फेंकने वाली थी, वो भी इतनी सुबह। आपको ठंड भी लग सकती थी। ये कह निकिता फिर से सिसकने लगी। ये सब सुन आजाद की हंसी छूट गई। वो वहीं बैठ गया और हंसने लगा। सब आजाद की तरफ हैरानी से देखने लगे। जिया, ये सर को क्या हो जाता है? कभी कभी निकिता इन्हें सॉरी बोल रही है और ये हंस रही है। शिवानी, हाँ सर को हंसना नहीं चाहिए। शौर्य, क्यों? क्या वो अब अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकते? जरूरी है क्या कि वो हमेशा सीरियस फेस बनाकर रखे? तेज भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि उसने इतनी मुश्किल से ठंडे पानी की मदद से उन दोनों के बीच लगी आग को बुझाया था। कहीं आजाद की हंसी उस आग में घी का काम ना करे। तेज को टेंशन हो रही थी कि कहीं निकिता को गुस्सा ना आ जाए और फिर बनी बनाई बात बिगाड़ ना जाए। निकिता, आपको मेरा मजाक उड़ाना है तो उड़ा लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। निकिता फिर से सिसकने लगी। ये सुन आजाद चुप हो गया। उसने अपनी रुमाल निकिता की तरफ बढ़ा दी। अब तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो काम की बात करें। निकिता ने हैरानी से आजाद की तरफ देखा। सर, मैं रो रही हूँ और अभी भी आपको काम की पड़ी है। पता है मुझे कितना गंदा फील हो रहा है इस वक्त। मैंने आपके साथ कितना गलत किया सर। आजाद बार बार निकिता के मुंह से सर सर सुन बुरी तरह चिढ़ चुका था। उसे आदत नहीं थी निकिता के मुंह से सर सुनने की। बस करो अब, क्या सर सर लगा रखा है? तुम्हारे मुंह से आजाद ही अच्छा लगता है। सर नहीं। निकिता ने अपने आंसू पोंछे। पर ये तो आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी ना सर। मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? आप मुझसे कितने ज्यादा सीनियर है, मुझसे बड़े भी है। आजाद, ये तुम्हें पहले समझ नहीं आया। और वैसे भी आजाद मेरा असली नाम नहीं है, तो तुम मुझे आजाद बुला सकती हो और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब ये रोना बंद करो, इससे तुम कार्टून लग रही हो और मुझे तुम्हें देख हंसी आ रही है। ये बात आजाद ने इतनी संजीदगी से कही थी कि सबकी हंसी छूट गई सिवाय निकिता के। मैं तुम्हें कार्टून लग रही हूँ, आजाद ने बिना किसी भाव के कहा। तुम्हें कोई शक है? निकिता आजाद को घूरने लगी। बात आगे ना बढ़े इसलिए तेज ने मुद्दा बदलने की कोशिश की। मिशन याद है या भूल गए तुम दोनों? जो रात को नहीं कर पाए वो अभी कर लेते हैं। सब अब तेज की तरफ देखने लगे। डिस्कशन, मेरे पास एक आइडिया है, सुनना चाहो तो? सबने हमें सर हिला दिया। तेज, कल 15 अगस्त है, हमारे भारत का आजादी का दिन। अगर हम अपनी टीम के साथ
कल ही मोहम्मद पर हमला कर पकड़ ले तो कैसा रहेगा। सबने हैरानी से तेज की तरफ देखा। तेज मुस्कुराया, हमें और टीम की जरूरत पड़ेगी, चीफ को कॉल कर अफगानिस्तान में छुपे हमारे जासूसों को सक्रिय कर दे। अगर मोहम्मद पर अचानक हमला होगा तो वो संभाल नहीं पाएगा, और अगर एक बार वो कब्जे में आ गया तो उसके साथ ही ऐसे ही हमारे कब्जे में होंगे। सब मुस्कुरा दिए। वही बंद घर में गाजा लैपटॉप के आगे बैठा था, उसे सिवाय उस गाने के कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, जबकि याज आराम से सो रहा था। गाजा ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारा। यहाँ इसने मुझे एक पल शांति से बैठने नहीं दिया, और वहाँ लोरी सुन रहा है। अब मैं कैसे पता लगाऊं वो टीम मोहम्मद तक पहुंची भी है या नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझसे पहले तुम सब चाहकर भी मोहम्मद तक नहीं पहुंच सकते, उसने गुस्से में चाकू दीवार पर मारा और सरफराज बन बाहर चला गया।